अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, मज़े में? मैं थोड़ी सी थकी हुई हूँ क्योंकि ये जब बच्चों की छुट्टियाँ हो जाती ना स्कूल की, फिर जो है ना इनको सोने का दिल नहीं चाहता है। सुबह मतलब इनका बस चलता है कि पूरी रात जागें और पूरा दिन सोए। तो वो रूटीन को सेट करने में अम्माओं को ना डांट डांट के उनको सुलाना पड़ता है, और मेरा भी शुमार अभी उन्हीं अम्माओं में हो रहा है कि सो जाओ सो जाओ, सुबह समर कैंप पे जाना है, सो जाओ। सो वो ड्यूटी, अम्मा ड्यूटी ख़त्म नहीं हो रही। आज मैं 2 रातें हो गई हैं, मैं रात को 2 बजे सो रही हूँ। खैर, वैसे तो मुफ्त के ज्ञान बहुत मिलते हैं इंस्टा पे कि ये हो जाएगा तो आप ये कर लेंगे। आप ऑडियो भी सुना करें, जिस स्टाइल में जिस तरीके से बोला जा रहा होता है। एक ही जवाब को लेके बहुत अलग अलग परसेप्शंस होते हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं लोगों के, और वो आप परेशान हो जाते हैं। ये इंस्टा रील्स भेज रहे होते हैं, एक दूसरे को स्टोरीज भेज रहे होते हैं, हेल्थ को ऐसे करें तो वैसे हो जाएगा, ऐसे करें तो वैसे हो जाएगा। समझ नहीं आती किसकी सुने, मतलब ट्रस्ट कैसे करेंगे? ये सही बता रहे हैं, ये रील में जो बैठे हुए हैं पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं कि नहीं? सो ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, किसका बिलीव करें। वरना एक ज़माना ऐसा होता था, हमें अच्छे से पता होता था हमें किसको ट्रस्ट करना है, किस बात पे। फॉर एग्जांपल शॉपिंग पे जाना है तो हमें पता है कि ये वाली कज़न हमारी इतनी सस्ती और इतनी अच्छी शॉपिंग कराती है कि अगर हमने शॉपिंग पे जाना है, कोई मशवरा मांगना है शॉपिंग से रिलेटेड, तो हम इन्हीं का इंतखाब करेंगे। फिर हमें पता होता था हमारी कौन सी रिश्तेदार या हमारे घर का कौन सा फ़र्द ऐसा है जिसको बहुत अच्छी कुकिंग आती है, तो कुकिंग के हवाले से कुछ भी टिप्स लेनी है या कुछ सीखना है उनसे, तो भाई उन्हीं को पकड़ो, क्योंकि उनका इंटरेस्ट भी है और वो बहुत अच्छा समझाती भी हैं। फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है, उसका मशवरा चाहिए। तो आप एक ही तरह के मशवरे एक ही शख्स से, हर अलग अलग तरह के मशवरे एक शख्स से नहीं ले सकते। प्रॉपर्टी के मशवरों के लिए कोई अंकल होंगे आपके जिनकी हॉबी, जिनका काम यही है प्रॉपर्टी ख़रीदना बेचना, तो वो आपको बताएंगे क्या मार्केट चल रही है, कौन सी ज़मीन बेहतरीन है। इसी तरह जब आप बात करते हैं मेकअप की, तो आपकी वो कज़न जो सबसे ज़बरदस्त मेकअप करती हैं ख़ानदान में, या वो बहुत अच्छी बातें करती है जो आपके दिल को छूती है कि यार ये इन्होंने मुझे मशवरा दिया था, ये तो मुझे बिल्कुल सही बैठा। तो उनकी 3-4 मशवरों पे अमल करने के बाद आपका ट्रस्ट उन पर डेवलप हो जाता है। उसी तरह मुफ्त के ज्ञान, वही वाली बात है ना, मुफ्त के मशवरे इंटरनेट पे बहुत है। स्किन पे ये लगा लो तो फलाना कर लो तो धमाका कर लो, लेकिन आप हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। और ये ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत वैरी करते हैं, बहुत अजीब से होते हैं। किसी पे दिल चाहता है ट्रस्ट करने का और किसी पे दिल ही नहीं मानता। सो आपका जो इंस्टिंक्ट होता है ना, वो आपको कहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी स्किन ख़राब हो गई है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं। क्या क्या ऑप्शंस है मैं आपको बताती हूँ। आप घरेलू टोटके कर सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते। ऑप्शन नंबर 2, आप सैलून जा सकते हैं जिसमें घरेलू टोटकों से ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, लेकिन उतने नहीं होते जितना आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास, और इंस्टेंट इंजेक्शन या कोई और इलाज उसमें होता है। सो 3 ऑप्शंस अलग अलग लोगों के होते हैं। बहुत सारे लोग टीकों से डरते हैं, बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग मतलब अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। नहीं भाई, हम तो अपने चेहरे को छेड़ेंगे नहीं, हम तो ये नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं कोई केमिकल भी नहीं अपने चेहरे पे लगाना चाहती, तो मैं बड़े ऑर्गेनिक चीज़ों से अपनी स्किन को सही करना चाहती हूँ या बालों को सही करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मुझे सबको खुश करना है, और उन सबको खुश करने के लिए मैं 3 ऐसे लोग लेकर आऊँगी जिनका रॉनरा अलग अलग है, जो एक सैलून से रिलेटेड है, एक हर्ब से रिलेटेड है, और एक डाइट से रिलेटेड है, और साथ साथ डॉक्टर भी हैं, मतलब लाइक डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं जो आपको इंस्टेंट इलाज भी बता सके। लेकिन सच्ची बात ये है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कहते हैं जो खाता है, जो भी खाया होता है वो नज़र आता है। सो अगर आप खाएं पिएंगे नहीं और बाकी इधर उधर से सारे सैलून जाके फेशियल करा लेंगे, इंजेक्शन्स लगवा लेंगे, ये करवा लेंगे, तो वो खूबसूरती, वो फ्रेशनेस, वो फ्लॉनेस जो आपको चाहिए वो नहीं मिलेगी। सब चीज़ों की मिली भगत के लिए मैंने एक पैनल यहाँ डिसाइड किया है कि हम एक पैनल के साथ आपको शो में लेके चलें और बहुत सारे मशवरे इन 3 अलग अलग लोगों से
हमारे पैनल को देखने के लिए आपने इंतज़ार करना है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आज ईद करीब है, ज़रा स्किन की अभी से ख्याल करना शुरू कर दें। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमने आपके लिए एक पैनल सजाया है जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपको सही लगती है अपने लिए, सबके अलग अलग परसेप्शंस होते हैं, उन सब को मद्देनज़र रखते हुए आपने अब ईद की तैयारियां, बाकी जानवर वगैरह की तैयारियां आपके हस्बैंड्स का काम है, लेकिन आपको जो है अब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला ये सोचने का कि आपने, क्योंकि इतनी गर्मी है, मेकअप वेकअप तो टिकना नहीं है, तो उससे बेहतर है कि हम अपनी स्किन और बालों का पहले से ही कुछ हफ्ते पहले ही ख्याल करना शुरू कर दें, तो हम चमकते दमकते नजर आएँ इस गंदे गर्मी के मौसम में। सो हमारे पास यहाँ मौजूद है आलिया फारूक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपकी? बिल्कुल ठीक, तुम बताओ। बिल्कुल ठीक। सो सैलून जाना है आपने, कोई भी ट्रीटमेंट्स लेने हैं, सो आलिया यहाँ हमें गाइडलाइंस देंगी। फिर मैं दूसरी तरफ आती हूँ तो जी कहते हैं जो खाते हैं आप वो नज़र आते हैं, ये बात हकीकत भी है, और इसीलिए फिर हमने कहा कि डॉक्टर आयशा को बुलाते ताकि वो बताएं कि अब इस गर्मी में क्या खाएं तो आप चमकदार नज़र आएँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा। वालेकुम क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। सो अभी आप क्या कह रही हैं, क्या खाएं हम, क्या कैसे चमकूं मैं? हम ऐसी मज़े मज़े की चीज़ें खाएं हाँ। जिससे कि हम चमक जाएं, है ना? ठीक है, ये सब आज आपने बताना ये है। हमने बताया, बिल्कुल ठीक है। और अगर आपने आपका खाने का दिल नहीं चाह रहा, आपने कहा बस मुझे परसों ही कुछ होना है, सही होना है, चमकदार स्किन चाहिए, तो देखिए जादू तो नहीं हो सकता, लेकिन छोटा जादू हो सकता है, और छोटे जादू के लिए उस छोटे जादू के लिए डॉक्टर बतूल हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। छाइयाँ गड़े कैसे भरें, दानों के दाग कैसे ख़त्म हो, तो ये छोटा जादू आपके पास, बिल्कुल, जो आपकी छोटी जादू की छड़ी है वो आपने निकाल ली। बिल्कुल श्योर, है ना? बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्योंकि स्किन बिल्कुल झुलस गई है, ये जो मौसम है इसकी वजह से टैन हो गए हैं, स्किन अजीब सी हो गई, दरदरी सी, तो वो जो ग्लो, वो जो ग्लास स्किन, वो जो ये खूबसूरती वाला जो मेकअप हम कर रहे होते हैं ना, शिमर्स लगा लगा के, और अगर हम मेकअप ना करें तो क्या करें, ये हम शुरुआत करें। तो ग्लोइंग स्किन, कौन से सीरम्स लगाएं, क्या ऐसी चीज़ें करें जिनसे हम ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं? देखिए, ग्लोइंग स्किन के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप एक हेल्दी स्किन रूटीन मेंटेन करें, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपने अपनी स्किन को एनालाइज करना है कि आपकी स्किन किस किस्म की है। अब हम खुद कैसे करेंगे? एनालाइज करने का बहुत आसान तरीका है कि जब आप क्लेंजिंग करते हैं या मुंह धोते हैं, तो उसके कितनी देर के बाद ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, ऑयल में और ह्यूमिडिटी में, नमी में फ़र्क है। ओके। ऑयल की जो निकलना है मुंह से या फेस के पोर्स में से, तो वो अगर तो 20 मिनट्स में आपकी स्किन ऑयली हो रही है तो इसका मतलब ये ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपकी स्किन ऑयली है। उसका तरीका बड़ा सिंपल सा है कि आप टिश्यू पेपर लेंगे और मुंह धोने के बाद आप उसको ड्राई करने के बाद 20 मिनट्स के बाद आप टिश्यू जो है अपने मुंह पे रख लेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ आप फील करेंगे कि ऑयल पेनिट्रेट हुआ है टिश्यू के अंदर, तो उसका मतलब कि वो एरियाज आपके ऑयली हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास से, वो कहते हैं जी 2-2 घंटे तक मेरी स्किन पे ऑयल नहीं आता, बट मेरी स्किन बहुत ऑयली है। हाँ। सो ये ऑयली नहीं है। ऑयली वो क्या है? देखें, नमी, आजकल जो पसीना है, हम चिप जो है वो ऑयल प्रोडक्शन नहीं है। चिप होती है, लेकिन सुइयां भी चुभती हैं। हाँ, तो वो ड्राई स्किन है। क्योंकि स्किन सेंसिटिविटी की तरफ जा रही है, हीट है। आजकल आप देखें धूप में कितनी हीट है, स्कॉचिंग हीट जिसको कहते हैं, कि एकदम लगनी शुरू हो जाती है, मतलब फील होता है कि आपकी स्किन सिजल करना शुरू हो गई है। तो उस वक्त आप ठंडे पानी के वो कर सकते, हम खुजलियाँ शुरू कर देते हैं, ज़ाहिर है खुजली होगी तो खुजली करेंगे, बट द बेस्ट थिंग इज़ कि आप एक पानी का छींटा मार लें, अगर आप बाहर निकले में एक छोटी बॉटल रख लें, रोज़ वाटर डाल लें। टोनर्स और एस्ट्रिंजेंट्स बिल्कुल यूज़ नहीं करने इस मौसम में। एक तो मैंने फील किया है कि टोनर्स जो है हमारी स्किन को डार्क भी कर देते हैं, क्योंकि इसमें अल्कोहल का कंटेंट होता है थोड़ा सा, तो वो ड्राई और वो भी डार्क भी कर देते हैं। और अगर आप फ्रेश रोज़ वाटर रख लें या नॉर्मल पानी भी रख लें, स्प्रे कर लिया, तो डैप कर लिया टिश्यू के साथ, तो फिर आप फील करते हैं कि मेरी स्किन काम डाउन हो गई है, सूद हो गई है। एक तो ये, जैसे फॉर एग्जांपल जाहिर है हम सब गर्मी बेयर कर रहे हैं,
तो अब क्या है, पोर्स ओपन हो रहे हैं, उसकी वजह से और गंदगी अंदर जा रही है स्किन में, और वो फिर एकदम ना ग्लोइंग स्किन जो जब टाइट होती है तो ग्लो करती है, लेकिन जब पोर्स खुल जाते हैं तो फिर ग्लो खत्म हो जाती है। तो उसके लिए क्या करें? बिल्कुल ठीक। कौन सी क्रीम्स, कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो आजकल काफ़ी अवेयरनेस है, आप फेसबुक खोलें, टिकटॉक खोलें, वो 5-6 प्रोडक्ट्स आजकल हर जगह ब्लिंक कर रहे हैं। देखिए बेसिकली हमें अपने स्किन एनालाइज करनी है, स्किन एनालाइज करने के बाद हमने प्रोडक्ट्स देखने के हमने प्रोडक्ट्स कौन से यूज़ करने हैं। आजकल जो बहुत हमारी स्किन के लिए प्रोडक्ट्स हैं वो हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स। लिखा होता है AHA और BHA, आहा बाहा जिसको लोग कह रहे होते हैं। तो ये दो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक्सफोलिएट करते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड जो है वो नॉर्मली स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं। दिखा भी रहे, देखिए। हाँ, AHA BHA गूगल करें। बिल्कुल। अच्छा, परसेंटेज जिस तरह भी इसने जिक्र किया हुआ था कि 25% AHA है और 2% जो है वो BHA है। ये जो परसेंटेजेस हैं इनको भी गौर से हमें पढ़ना है और उसके मुताबिक हमें उसके मुताबिक चलना है। अच्छा, ये AHA BHA जो है ये कब लगाते हैं? रात को सोने से पहले या नहीं? ये एक्सफोलिएशंस होते हैं। आप इसको ये एक्सफोलिएंट्स आते हैं, देखिए नीचे लिखा हुआ है पीलिंग सोल्यूशन। ये आप रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं करेंगे। जो पोटेंसीज हैं बीच में 25 और 2%, आपको इसको गौर से ध्यान से देखना है। BHA जो है वो है ऑयली एक्नी स्किन्स के लिए, AHA जो है वो ड्राई डिहाइड्रेटेड स्किन्स के लिए। तो सबसे पहले स्किन एनालाइज करें, स्किन पता करें कि मेरी कौन सी किस्म की स्किन है, किस टाइप की स्किन है। फिर ये आप कंडीशंस, मतलब ऐसा है कि ये डॉक्टर से रेकमेंड करके ना लें, क्योंकि ये पीलिंग एजेंट है। ये पीलिंग है, बट नॉर्मली AHA और BHA पीलिंग नहीं होता। अच्छा, ये तो पीलिंग सोल्यूशन लिखा है ना, पीलिंग सोल्यूशन। ये AHA अगर कॉन्सेंट्रेशन इसकी 1% होगी, 2% होगी तो वो माइल्डर फॉर्म में होगा ना। आप कोई ब्रांड बता देना जो आप रेकमेंड करती हैं। देखें, अल्ट्रा स्किन एक बहुत अच्छी ब्रांड है जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें हर स्किन टाइप के मुताबिक प्रोडक्ट्स में इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं। आप उसको अगर यूज़ करेंगे, अगर कंसल्टेशन के लिए आना है तो मेरे पास आ सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। कंसल्टेशन के बाद जब स्किन एनालाइज करने के बाद मैं आपको एक पूरी रूटीन बता दूंगी कि आपने ये प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, तो वो सिंपल हो जाता है, ज़रा अच्छा हो जाता है। राइट, ठीक है। सो एक्सफोलिएशंस, एक तो आपने कहा कि ग्लो स्किन के लिए एक्सफोलिएट करें, एक्सफोलिएशन बहुत ज़रूरी है। सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है। सन ब्लॉक 30 SPF का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी मौसम ऐसा है, मतलब कुछ लगाते हैं वो फ़ौरन तो उतर जाता है। फेशियल कौन कौन से करवाएं? जैसे ईद आ रही है और अब ग्लो, लोग तो बस 1-2 दिन पहले चले जाते हैं फेशियल कराने, लेकिन अभी सही टाइम है कि अगर अभी करवाएंगे तो उसके इफेक्ट्स शुरू होंगे। बिल्कुल। फेशियल्स आप देखें इस मौसम में करा सकते हैं। विटामिन C के फेशियल्स करा सकते हैं। विटामिन C ब्राइटनिंग है फॉर ग्लोइंग स्किन। विटामिन C ब्राइटनिंग है, ठीक है। विटामिन C जो है रिवाइटलाइज करता है स्किन को, रीजेनरेट करता है, कोलेजन प्रोड्यूस करता है, सारी खसूसियात है विटामिन C में। आप विटामिन C के फेशियल्स करा सकते हैं, ऑक्सीजन के फेशियल्स करा सकते हैं। ऑक्सीजन फेशियल क्या करता है कि वो आपकी स्किन को प्योरीफाई कर देता है। अगर एक्नी है या ओपन पोर्स हैं तो उसको पोर क्लेंस करके तो आपकी स्किन को प्योरीफाई कर देता है। आप उससे ग्लो आ जाती है, ठीक है। 100% आपको ऑक्सीजन मिल रही है। फिर उसके बाद ब्राइटनिंग और लाइटनिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो आप ब्राइटनिंग लाइटनिंग कर सकते हैं। हाइलुरोनिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जो स्किन को ग्लो देती है। हाइलुरोनिक एसिड तो रात को सोने से पहले रात को लगा सकते हैं। नियासिनामाइड लगा सकते हैं। नियासिनामाइड कब लगा सकते हैं? नियासिनामाइड और हाइलुरोनिक एसिड का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप इन दोनों को मिला के लगाएं। विटामिन C और सन ब्लॉक का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप इनको मिला के लगाएं। नियासिनामाइड का क्या काम होता है? नियासिनामाइड जो है वो स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। नियासिनामाइड और रेटिनॉल भी छोटे कर देता है ना, मिनिमाइज करता है, फाइन लाइंस खत्म करता है, एजिंग अच्छा, रोज लगा सकते हैं। रेटिनॉल जो है डिपेंड करता है, फिर रेटिनॉल नहीं, नियासिनामाइड जो है, बिल्कुल नियासिनामाइड आप रोज लगा सकते हैं। बट फिर नियासिनामाइड की परसेंटेज की बात आ जाती है। अच्छा, 4% इज अ सेफ पोटेंसी टू अप्लाई डेली। अच्छा, ठीक है, ठीक है। रेटिनॉल अभी इस वक्त गर्मी में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रात को सोने से पहले जब मेरे दाने होने लगते हैं तो मैं नियासिनामाइड यूज करना शुरू करती हूँ। बिल्कुल, उससे मुझे थोड़ा दानों की वजह से मतलब फर्क पड़ता है। और हाइलुरोनिक तो लगता ही लगता है। बिल्कुल। हाइलुरोनिक आपने नियासिनामाइड लगाया, आपने रेटिनॉल लगाया, रेटिनॉल डेली नहीं लगेगा। और रेटिनॉल हर किसी को नहीं सूट करता। नहीं सूट। विटामिन C हर एक को सूट नहीं करती। विटामिन C आप, जैसे मुझे विटामिन C सूट नहीं करती, मैं विटामिन C लगाती हूँ, आई फील मैं डार्क होना शुरू हो गई हूँ, तो एकदम तरीका ऐसे ही होगा ना जैसे आपने कहा मैं डार्क होना शुरू हो गई।
फिर आप छोड़ दें। हाँ, आपको एक चीज़ समझ आ रही है, आप प्रोडक्ट को ख़राब ना करें, आप अपनी स्किन को पहले देखें कि मैंने प्रोडक्ट सही लगाया है कि नहीं। कई लोग होते हैं इतनी रेंज प्रोडक्ट्स की ले आते हैं और कहते हैं कि जी ये भी ख़राब, ये भी ख़राब। अच्छा, जैसे मैं रेटिनॉल लगाती हूँ तो मुझे रेटिनॉल से कुछ होता है, मुझे ऐसा लगता है रेटिनॉल मुझे सूट नहीं करता। देखिए रेटिनॉल आपने रोज़ लगाना भी नहीं है। नहीं, कभी कभार जब भी लगाती हूँ तो लोग इतनी तारीफ करते हैं रेटिनॉल की कि लगा लिया तो स्किन ऐसी बेबी स्किन हो गई, ये हो गया। मेरी तो कोई नहीं, मैं तो बुड्ढी स्किन हो जाती है। हाँ, बुड्ढी स्किन से तुम्हारा, इसका मतलब है कि तुम्हारी स्किन जो है वो पील होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर आप रेटिनॉल लगा रहे हैं, रेटिनॉल की परसेंटेज बहुत ज़रूरी है। रेटिनॉल लगाएंगे तो रेटिनॉल को थोड़े से मॉइस्चराइज़र में मिला के लगाओ। ओके। रेटिनॉल एज इट इज़ लगाओगी तो वो नहीं, वो तो मेरे सीरम्स जो बने बनाए नहीं होते कंपनीज के, हाँ, बट वो है हाँ, उसको जो सेफ, हाँ हाँ, मिक्सचर है। आपको मॉइस्चराइज़र के साथ कभी मिला के लगाओ तो आपको पता चलेगा कि रेटिनॉल और मॉइस्चराइज़र जब लगाओगी तो फिर आपकी फाइन लाइंस और एजिंग का प्रोसेस भी स्लो हो जाता है, क्योंकि वो हाइड्रेट भी कर देता है ना। अच्छा, सो पेयरिंग बहुत ज़रूरी है प्रोडक्ट्स की। ठीक है। सो ग्लोइंग स्किन के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स बताई हैं आलिया ने। अब क्या, देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि जंक खा रहे हैं, फ्रिजी ड्रिंक्स पी रहे हैं, हर वक्त कॉफ़ी पिए जा रहे हैं, मतलब कि कुछ हेल्थ का ख्याल ही नहीं है। कभी कभार बहुत सारे लोग जब बहुत अच्छा डाइट खा रहे होते हैं, न्यूट्रिशियस डाइट होती है, तो वो चेहरे पे उनके झलकती है। और जब उनसे पूछो अच्छा क्या इस्तेमाल किया है, कौन से डॉक्टर के पास गई हो, तुम कहते हैं कुछ नहीं किया यार, फलानी चीज़ खा रहे हैं, धमाकी चीज़ खा रहे हैं। सो डॉक्टर आयशा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ग्लोइंग स्किन के लिए अभी तक अगर किसी को अकल नहीं आई कि ये खाना है वो खाना है, 2 हफ्ते हैं आपके पास, आप क्या खा सकते हैं जो चेहरे पे नज़र आए? देखिए सख्त गर्मी है, ठीक है, और इसमें ऑफ कोर्स आपका आप स्वेट इतना ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपका पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा अच्छा, ठीक है। मतलब ये आपको अगर मोबाइल के ऊपर अलार्म भी लगाना पड़ता है किसी भी तरीके से, तो आप ये जहन में रख लें कि आपको 12 से 13 ग्लास पानी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। बग़ैर पानी के तो आप ये नहीं समझ सकते कि आपकी स्किन ग्लो करेगी, क्योंकि आपका इतना पसीना बह रहा है। ग्लोइंग स्किन के लिए सबसे पहली टिप है बहुत सा पानी। यस, पानी की भी तो मिकदार होती है, वही कह रही हूँ ना, मुफ्त का ज्ञान बहुत इंटरनेट पे अगर आप खोले ना रील्स, हर किसी को तो मशवरे देने होते हैं। हाँ। जैसे आपका बच्चा होता है तो पूरी जितने भी आपके इर्द गिर्द के बुजुर्ग या जिनके भी 1-1, 2-2 बच्चे होते हैं, सब मशवरा लेके शुरू हो जाते हैं। किस पे बिलीव करें, ठीक है ना। तो अब आप कब, मैंने कहीं देखा ज़्यादा पानी पीने से किडनी के फेल होने का खतरा है, ये इतना पानी नहीं पीना चाहिए, पेट फूल जाता है, लोग इसलिए समझ नहीं आती उनको क्या करें। अगर किडनी का कोई प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग है या कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, तब पानी पीने को हम कंट्रोल करने को कहते हैं। जब आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो 12-13 ग्लास तो आपको पीना है, और वो आप डिवाइडेड डोजेज में करना है, 2-2 करके 2-2 घंटे के गैप से। ये तो आपका सबसे पहला स्टेप। तो पहला पॉइंट ये है कि पानी, हाँ, पानी जो है वो आपका सबसे पहला पॉइंट है। आप बताएं क्या चीज़ ऐसी जो स्किन पे ये ना नजर आएगी? हाँ, जो आपकी जो ग्लो आएगी वो उस चीज़ से आएगी जो आप अच्छे से अच्छा खाएंगे, ठीक है। तो उसमें मेरे पास कुछ फ्रूट्स हैं। सबसे ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन, कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ग्लो, जो सबसे ज़्यादा ग्लो लेके आएगी वो आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं। अच्छा। और उसमें ये है कि आपके इस वक्त जो मौसम के अंदर जो फल आ रहे हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं, उसमें वाटरमेलन जो है वो एक ऐसा फल है, और वो कुदरत के हिसाब से ही इस वक्त मौजूद है ना। कुदरत भी अपना वो काम कर रही होती है कि गर्मियों में हमारे पास वाटरमेलन है, तो आप उसका जब इंटेक करते हैं, एज अ फल लेते हैं या उसका ड्रिंक बना के लेते हैं, आप उसी वक्त फील करते हैं कि एकदम से पानी आपके जिस्म में भर गया। उसका इस्तेमाल आप करें, लेकिन आपने ये काम ये करना है कि उसके अंदर आप पिंच ऑफ काला नमक वो भी ऐड कर लें, और कुछ आप लेमन के ड्रॉप्स भी ऐड कर लें, ठीक है। तो इससे आपको विटामिन सी भी मिल जाएगा, और दूसरी बात है कि यही चीज़ आपके कोलेजन प्रोडक्शन में भी ऐड करती है। हमें खुद भी तो कोलेजन चाहिए, तो हम मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वैसे भी कोलेजन का चाहिए होता है कि हमें कोलेजन हो जाए तो हम ये करें वो करें, तो ये वो चीज़ें हैं जो कोलेजन प्रोडक्शन में दे आर गोइंग टू हेल्प अस। तो हमने वाटरमेलन का इस्तेमाल किया, मगर इसका इस्तेमाल हम दिन में करें। और दूसरी बात यह है कि अगर हमने इसको कट किया है तो फ़ौरन यूटिलाइज करना, ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रखें, ठीक है, वरना फालसे भी तो हैं आजकल। हाँ, फालसे का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, उसका ड्रिंक भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
और दूसरा जो एक और चीज़ हमारे स्किन को बहुत अच्छा ग्लो लेके आ सकती है वो खीरे का इस्तेमाल है। अगर इसका ड्रिंक भी हम बना के ले लेते हैं, इसमें हमने कुछ कतरे लेमन के ऐड किए और काला नमक पिंच ऐड किया, ठीक है। उसके अंदर कुछ लोगों को थोड़ा सा फ्लेवर भी चाहिए होता है, तो कुछ ड्रॉप्स अगर हनी के भी ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छा टेस्ट लाने के लिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इससे भी एकदम चेहरे के ऊपर इंस्टेंट ग्लो आती है। शाम के टाइम पे ये होता है कि अमूमन मैं ब्रेक के बाद आती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ कि कौन सी चीज़ें खाने की वजह से आपके चेहरे पे एकदम ग्लो आएगी, और उसके बाद आखिरी ऑप्शन क्या रहता है आपके पास। हाय अल्लाह, 4 दिन रह गए, मैंने तो ये प्रोग्राम अब देखा ही नहीं था, मिस हो गया, कैसे पता चलता। तो फिर हम आप चल आएंगे आपके डॉक्टर बतूल आपके पास। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो हम बात कर रहे हैं ग्लोइंग स्किन पे। कितनी ज़बरदस्त चीज़ें आज आपको पता चल रही हैं। तो मैंने कहा ये सारे मशवरे अलग अलग लोगों से आपको मिल जाएंगे। अब आपने उन सब चीज़ों को सिलेक्ट करना है, अपने ऊपर क्या अप्लाई करना है वो आपने खुद, इंसान अपने आप को सबसे बेहतर खुद जानता है। तो अब हम ग्लोइंग स्किन पे बात कर रहे थे, आपने काफ़ी चीज़ें बताई, और कोई और चीज़ रह गई जैसे नींबू पानी है फ़र्ज़ करें, हाँ, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? नींबू पानी से बहुत फ़र्क पड़ेगा और लस्सी से बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये जो ये दूध वाली लस्सी हाँ, है, ये दही वाली? आप, हाँ, दही आपने जैसे लेना है तो 2 चम्मच दही को और 1 ग्लास आप स्किम मिल्क के अंदर ऐड कर लें, मलाई के बगैर, और इसका इस्तेमाल करें, ठीक है। ऑफ कोर्स अब हम चीनी ऐड करते हैं तो फिर वेट का इशू होता है, तो पिंच ऑफ सॉल्ट, और लस्सी का इस्तेमाल करें। ऑफ ज़बरदस्त स्किन ग्लो के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। गुड, इट रियली हेल्प्स। और वैसे भी आपको गर्मी में एक रिलीफ मिलता है ना, आपको नमकियात की ज़रूरत होती है। ये जो कोकोनट वाटर है, कोकोनट वाटर के ऊपर भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और वो तो आप बच्चों को एक दफ़ा आप लस्सी दें और एक दफ़ा आप कोकोनट वाटर दें, तो आपके स्किन ग्लो के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और इसकी आप जैसे ये पपीता मेरे पास है, ठीक है। अब पपीते की आपने शाम में कट करके और उसके बाद चाट बना के जैसे बच्चों को दे दी, इसके ऊपर आप थोड़ा बच्चे तो पपीता नहीं खाते। नहीं, इसके ऊपर बच्चों की अम्मा खा लेती है, पतले होते हैं उससे, हम तो दवाई समझ के खाते हो, पतले होते पतले, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। इसके ऊपर आपने थोड़ा सा कलौंजी जो है ना उसको भी स्प्रिंकल कर लें, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन बच्चे खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं खाएं, मीठा सा होता है। आपने थोड़ा सा, वो थके हुए आते हैं, तो आपने एक ड्रिंक उनको बना के दिया, नारियल का पानी दे दिया उनको, साथ में थोड़ा सा पपीता कट करके दे दिया, वाटरमेलन दे दिया, तो वो इतने थके हुए आते हैं, एकदम से उनको फ्रेशनेस भी मिलेगी और आपको भी मिलेगी, और स्किन ग्लो के ऊपर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा भाई, ये तो हो गई। अब आते हैं डॉक्टर बतूल आपकी तरफ। अब इंस्टेंट ग्लो, शादी है या कोई ऐसी चीज़ है, कोई दावत है, इंस्टेंट ग्लो चाहिए, क्या क्या ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो करिश्मात कर सकते हैं? अभी तो लेटेस्ट जो है एक्सोसोम्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और एक्सोसोम्स बेसिकली स्टेम सेल्स होते हैं, और उनको वेजिटेबल सोर्स से भी निकाला जाता है, उससे, और ह्यूमन सोर्स से भी होते हैं। तो ऐसे लोग जिनको लगता है कि उनकी रीजनरेशन फास्ट नहीं हो रही है, कोलेजन आपका फर्स्ट लेयर पे नहीं है, तो टाइटनिंग इफेक्ट बहुत अच्छा देते हैं, ग्लोइंग इफेक्ट। रिजल्ट ये होता है कि आपका 6 वीक्स तक के स्किन जो है वो टाइटनिंग इफेक्ट ऊपर आती है, क्योंकि कोलेजन ऊपर आ रहा है तो स्किन टाइटनिंग इफेक्ट बहुत अच्छा देती है, और रीजनरेशन बहुत अच्छी होती है, तो उससे खुद ब खुद ग्लोइंग इफेक्ट आपका। लेकिन उसके साथ साथ हम ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी से आपका ग्लो जो है वो थोड़ा ज़्यादा अरसे तक के, एक्सटेंडेड पीरियड तक के रहता है। ऑक्सीजन बेसिकली जैसे ही आपकी स्किन के अंदर जाता है तो स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट देता है, वो स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, पानी के साथ होता है, इसलिए जो वो स्किन जो हाइड्रेटेड नहीं है उसको फ़ौरन, आपकी ड्राई स्किन है, डैमेज है, पिगमेंटेशन है, एक्ने स्कार्स हैं, उसके लिए ऑक्सीजन थेरेपी बेहतरीन होती है। अब उनको हम डिफरेंट उसके साथ कॉम्बिनेशन के साथ कर सकते हैं, हाइलुरोनिक एसिड के साथ, विटामिन सी के साथ, ये डिफरेंट है। जिनको पिगमेंटेशन का इशू होता है उनको फेरुलिक एसिड के साथ करते हैं। वो तो मैं पिगमेंटेशन की तो बाद में बात करूँगी ना। अब मुझे बताएं, किसी के खड्डे हैं और उसको ग्लो चाहिए चेहरे पे, तो वो खड्डों के साथ क्या करेगा? CO2 कराएंगे विद एक्सोसोम्स। CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 बेसिकली एयर टाइप ऑफ लेजर होता है। वो बताए ना, फिलर्स होते हैं जो इंजेक्शंस होते हैं, वो क्या क्या है? जैसे अगर खड्डे फिल करने हैं, खड्डे फिल करने हैं तो हाइलुरोनिक एसिड फिलर मौजूद हैं, वो उसके साथ हो जाते हैं। लेकिन हाइलुरोनिक एसिड फिलर जो होते हैं वो बॉक्स स्कार्स को नहीं कवर करते, यानी बॉक्स स्कार मतलब जिनके डीप होते हैं,
अच्छा, जैसे चेचक के दाग, चेचक के दाग, उनको नहीं करते। उसके लिए हम CO2 विद एक्सोसोम्स करते हैं ताकि थोड़े ऊपर आ जाएं और स्मूथ भी हो जाते हैं, लेकिन उसकी मल्टीपल सेटिंग्स होती हैं। अगर आप हमें लगता है कि उससे अब ये कवर अप नहीं हो रहे, तो फिर हम जो है वो फिलर पे जाते हैं। जिनके बहुत पिन प्रिक स्कार्स होते हैं उनके लिए PRP प्लस फिलर का कॉम्बिनेशन मौजूद होता है। वो जब करवाते हैं, क्योंकि PRP में आपका अपना ब्लड लेवल फिर बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर ब्लड लेवल आपका हीमोग्लोबिन 12 तक के है, देन आपका प्लाज्मा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपका आप खुद ही जो है आपका ब्लड अच्छा नहीं है 9 तो PRP फजूल है। फजूल के वो फिर आपके जो येलो पार्ट है जो प्लाज्मा है उसमें से पानी निकल रहा है, उसमें आपके ग्रोथ फैक्टर्स, कोलेजन, ये सब मौजूद नहीं है, क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन ही 12 के लेवल पे एक अप्रोप्रिएट लेवल पे नहीं है। तो उसमें पहले हम एडवाइस करते हैं कि भाई आप अपना टेस्ट करवाएं, खाएं पिए अच्छा, लाल चीजें, लाल फूड ज्यादा लें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें। चुकंदर है, जैसे आजकल हम चुकंदर उबाल के ना मसाला डाल के खा रहे होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मेरा पिछले दिनों मेरा HB लेवल कम आया था, तो मैं क्या करूं कलीजी तो मुझे पसंद नहीं है, तो हमने फिर चुकंदर खाना शुरू कर दिया। चुकंदर से अभी कमियां मुझ में होती है और मेरे मियाँ में आ जाती है ग्लो, क्योंकि वो हम साथ पकता है तो मैं तो छोड़ जाती हूँ, वो खा रहा होता है। सही है, बिल्कुल। जो जिनका इंटेक अच्छा होता है उनमें बॉडी तेजी से जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। हाँ ना, प्रेग्नेंट मैं होती थी, मुझे डॉक्टर ने जो चीज़ें रेकमेंड की है, बाद में मैं तो बच्चा दे देती थी, लेकिन वो प्रेग्नेंट लगता था उसके बाद, क्योंकि उसने भी वही चीज़ें खाई होती, उसका तो बच्चा नहीं होता। तो ये क्या है, ये सिस्टम भी अजीब टीम वर्क है, मोहब्बत है खाने की वजह से सिर्फ, बस। हाँ। अच्छा, अब द थिंग इज दैट कि जब हीमोग्लोबिन लेवल डाउन होता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा है तो आपका फेरेटिन लेवल भी अच्छा होगा। फेरेटिन लेवल क्या है भाई? फॉलिक एसिड। अच्छा, ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ विटामिन बी। अब वो फॉलिक एसिड नहीं अच्छा होता। अगर आपको लगता है कि आपका बहुत अच्छा हीमोग्लोबिन लेवल है, 12 पर है, लेकिन स्टिल आपके बाल गिर रहे हैं, आपको थकावट महसूस होती है, आपके पैर सूज जाते हैं, देन आपको फेरेटिन लेवल कराना ज़रूरी होता है। तो फेरेटिन लेवल जब अच्छा होता है तभी PRP सक्सेसफुल होता है। तो इसका मतलब जो ग्लो जो जिनके चेहरे पे नजर आती है वो अंदर से सेहतमंद है ना, क्योंकि आप फेशियल्स करा लें, आप ट्रीटमेंट्स करा लें, बिल्कुल अंदर से अगर कोई गड़बड़ है तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं देख रही थी वही मुफ्त का ज्ञान, अगर आपके गाल पे दाना निकले तो इसका मतलब आपके पेट में खराबी है, अगर आपकी चिन पे दाना निकले नहीं, इस तरह की आवाज़ों में नहीं, बिल्कुल आप देखिए रील्स, इंस्टा रील्स होती हैं, तो अगर आपकी चिन पे दाना निकले तो हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो इसलिए ब्लड केमिस्ट्री भी आपकी ठीक होनी बहुत जरूरी है। लोग इस तरफ नहीं आते ना। ब्लड केमिस्ट्री का मतलब ये है कि आपके ब्लड टेस्ट जो है ना वो करवाने जरूरी है। यूजुअली क्या हो रहा है कि जब लोग डॉक्टर्स के पास विजिट कर रहे हैं ना, किसी भी स्किन कंसल्टेंट के पास भी जा रहे हैं, तो वो नुस्खे हमारे पास भी तो आते हैं ना, मतलब वो घूम घाम के एंड में फिर हमारे पास आ जाते हैं कि बस अब कुछ भी नहीं हो रहा तो अब आप हमारा मसला हल करें। तो उसमें मैं ये देखती हूँ कि प्रिस्क्रिप्शंस के अंदर ब्लड केमिस्ट्री नहीं है। ब्लड केमिस्ट्री क्या है? उनका हीमोग्लोबिन चेक नहीं। अच्छा, उसमें ऑइंटमेंट लिखी हुई है, उसमें महंगे से महंगे प्रोसीजर्स भी लिखे हुए हैं, आप PRPs करवा लें, आप फेशियल्स करवा लें, आप मतलब बहुत लंबा चौड़ा उनका दिया हुआ है, लेकिन क्या है, हीमोग्लोबिन लेवल नहीं दिया हुआ, उनका थायराइड लेवल चेक नहीं है, उनका विटामिन D चेक नहीं है, उनका HbA1c चेक नहीं है। आपके अंदर का ही बाहर आना है ना। अब जैसे इन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट बात बताई है PRP के बारे में, पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल ठीक नहीं है लेकिन PRP जो है वो करवा रहे हैं, ठीक है, अब 40, 50, 60, 70 हज़ार का वो नुस्खा है। PRP तो बेचारे के हो रहे, हीमोग्लोबिन पता चला 9 था। तो PRPs करवाने से पहले, कोई भी प्रोसीजर करवाने से पहले ब्लड केमिस्ट्री होनी ज़रूरी है, ताकि अगर अंदर की क्या हाँ, ताकि उसके सारे लेवल्स नॉर्मल हो जाए, उसका विटामिन D भी ठीक हो जाए, उसका हीमोग्लोबिन भी ठीक हो जाए। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं पिगमेंटेड स्किन, छाइयों वाली स्किन, और छाइयाँ लोग पालते हैं। यानी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बच्चे पैदा हुए, उस ज़माने में हो गई, धूप में फिरे, कोई बिजनेस शुरू किया, मारे मारे धूप में फिरे, स्कूल कॉलेज जा रहे थे, ऑफिस जा रहे थे, कभी कभार मेहनती स्किन पे मेरा ख्याल से नज़र आती हैं छाइयाँ। बिल्कुल, जो बहुत सारी ख़वातीन हैं बसों में धक्के खा रही होती हैं या कुछ, उनकी स्किन आप देखें झुलसी होती, और सन ब्लॉक के मेरा ख्याल से इस्तेमाल ना करने पर, अवेयरनेस ना होने से भी ये चीज़ें होती हैं छाइयाँ। अब कोई ऐसी स्किन जो आपके पास आई है, जो जिसके मुंह पे छाइयाँ हैं, तो आप उन्हें कौन सी क्रीम्स, कौन सी ऑइंटमेंट्स,
क्या रेफर करती हैं? देखें, छाइयाँ या फोटो एजिंग स्किन वो होती है जो कि झुलसी हुई, जिस तरह तुम बार बार कह रही हो, झुलसी हुई, जो कैसे लगता है कि अलग अलग जली हो, डार्क हो, बिल्कुल यू नो लेदर बनी हुई हो स्किन, वो फोटो एजिंग स्किन में आ जाती है। तो क्रीम्स और प्रॉपर स्किन केयर तब तक असर नहीं करेगी जब तक हम प्रॉपर ट्रीटमेंट पे नहीं लेके आएंगे उसको, ठीक है। प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है पिगमेंटेशन के लिए, छाइयों के लिए, फ़ोटो एजिंग स्किन के लिए माइक्रो नीडलिंग है। माइक्रो नीडलिंग क्या करती है? माइक्रो नीडलिंग छोटे छोटे चैनल्स बताती जाती है। हाइलोरॉनिक एसिड होता है उसमें, पिगमेंटेशन को जो सेल्स हैं जो हमारी मेलानिन बनाती है उसको कम करने के प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम उसमें कॉकटेल्स बना के डालते हैं। इसमें विटामिन सी आ जाती है, हाइलोरॉनिक आती है, ग्लूटाथियोन आ जाती है, आपकी ट्रांसमीन आ जाती है। ये 3-4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है जिसके साथ माइक्रो नीडलिंग करते हैं। सबसे पहले माइक्रो नीडलिंग से पहले पील होगी, कोई भी किस्म की पील जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड हो जाए, सैलिसिलिक एसिड हो जाए, लैक्टिक एसिड हो जाए, डिपेंडिंग कि स्किन टाइप क्या है, पिगमेंटेशन की क्या है, उसके मुताबिक पहले पील होती है, यानी कि पहला फर्स्ट लेयर स्किन का आप उतार देते हैं। अच्छा, पीलिंग से लोग घबरा जाते हैं, परेशान होते हैं, वो समझते हैं कि पता नहीं हम कितने पील करेंगे उनकी स्किन। पीलिंग इतनी होती है जितनी आप देखते हैं सर्दियों में जब हमारी स्किन उतर रही होती है तो वो एक पीलिंग का एक वो छिलका उतरता है, बस ना केले का छिलका उतरता है ना पपीते का उतरता है। तो बिल्कुल पतला से एक वो जो पीलिंग हो रही है तो वो एक पीलिंग का सेशन होता है जो हम निकालते हैं। और कई केमिकल पील्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, कई माइल्ड होती हैं, डिपेंड करता है कि आपको कितनी स्किन पील करनी है पिगमेंटेशन को रिजल्ट देने के लिए। सो पहला पील आता है, फिर माइक्रो नीडलिंग आता है, फिर उसके बाद डर्माब्रेजन भी कर सकते हैं आप। अब डर्माब्रेजन आजकल बहुत 2-3 किस्मों के आगे में। एक डर्माब्रेजन ये होता है क्रिस्टल्स को मुंह पे लगाते हैं। जो असल डर्माब्रेजन है जो डायमंड क्रिस्टल्स के साथ, ये सॉल्ट फेशियल आजकल बहुत चला हुआ है, सॉल्ट्स के साथ आप एक्सफोलिएट करते हैं। जैसे हम रेगमार मारते हैं दीवारों पे, तो रेगमार हम क्यों मारते हैं? चेहरे पर रेगमार मारते हैं। हाँ, दीवारों पे हम रेगमार क्यों मारते हैं? ताकि वो पेंट पुराना उतरे, फिर वो पेंटर कहता है जी प्राइमर लगाएंगे, फिर हम पेंट करेंगे। बिल्कुल। तो एक पूरा प्रोसीजर यही स्किन के साथ है। ये जरा सही बताएं कि सॉल्ट फेशियल क्या है? ना घर में से नमक निकालो। अच्छा नहीं, वो नमक लेके आपने नहीं करना, नमक लेके आपने नहीं करना। सॉल्ट फेशियल एक प्रॉपर मशीन है डर्माब्रेजन की तरह जो क्रिस्टल्स निकालती है और पहला लेयर स्किन का उतार देती है। अच्छा। अब उसमें डिपेंड करता है कि अगर तो खड्डे हैं तो और डीप जाएंगे, अगर पिगमेंटेशन है तो हम उससे कम डीप जाएंगे। डिपेंड करता है सारा कुछ आपकी स्किन के ऊपर। और हर इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल किसी की डीप पिगमेंट है, छाइयाँ काफ़ी गहरी पुरानी पाली हुई छाइयाँ, तो आप सही बताइएगा कि उनको महीने कितने रेकमेंड करेंगी? देखिए, 3 हफ्ते के बाद आपका ऊपर वाला लेयर जो है स्किन का वो ऑटोमेटिकली खुद उतरता है। सही। बट हमें उसको मैनुअली हमें खुद उतारना है उसको, क्योंकि हम पीलिंग करेंगे चाहे इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं कि प्रॉपर स्किन केयर रूटीन में आपकी एक्सफोलिएशन 2 दफ़ा हफ्ते में होनी चाहिए। आप जब तक खुद स्किन डेड स्किन नहीं उतारेंगे, एक तो हम घर में स्किन उतारते हैं, एक्सफोलिएट करते हैं, और एक प्रोफेशनली हम पीलिंग के थ्रू स्किन को और आप रेकमेंड करेंगे धूप में ज़्यादा। फिर उसके बाद सन ब्लॉक्स बहुत ज़रूरी हैं। फिर हर 3-3 घंटे के बाद आपने सन ब्लॉक रीअप्लाई करना है। लोगों का कॉन्सेप्ट है कि जी मैंने 100 लगा लिया, मैंने 200 लगा लिया, मैंने 50 लगा लिया, वो सब यूज़लेस है। क्यों? क्योंकि हमारे मौसम में वो पसीना आता है और हम फ़ौरन वाइप ऑफ कर देते। तो बेटर ये है कि आप कम इंग्रेडिएंट्स वाले 30 SPF लगाएं, और हर नमाज भी हमारी हर 3-3 घंटे बाद हो जाती है। प्लेन पानी से वज़ू करें, 3-3 घंटे के बाद सन ब्लॉक लगाएं और एक अच्छी स्किन रिजीम फॉलो करें। पिगमेंटेशन को ख़त्म करने, हमारी स्किन जो है बहुत प्रोन है पिगमेंटेशन के। हर दूसरे बंदे को आप देखेंगे छाइयाँ पड़ी हुई हैं, पैची स्किन हुई हुई है, क्योंकि हमारी स्किन टाइप जो है वो स्किन टाइप 4 में आती है। उसको कंट्रोल करना, पिगमेंटेशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। बट रिलीजियसली अगर आप प्रोडक्ट्स यूज़ करें तो ट्रीटमेंट्स कराते रहें तो आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है, अच्छी रहे। सो इसमें प्रॉपर स्किन एनालिसिस है, प्रॉपर स्किन केयर रूटीन है, प्रॉपर ट्रीटमेंट्स है, प्रॉपर स्किन केयर प्रोडक्ट है, प्रॉपर खाना पीना है, और फिर उसके बाद विटामिन्स आती हैं विच इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर आवर स्किन, बिकॉज हम बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जो नहीं खा पाते हैं ना। सो हमें वो एक विटामिन के थ्रू लेते हैं, बन जाती है, बिल्कुल, कि जो सब्सिडी हो जाती है, जो आपने इतना फ्रूट। अच्छा, आपको
देर से याद आया कि अब हम फ्रूट खाना शुरू करते हैं। अरे भाई पहले से तो नहीं खाया ना, एकदम तो नहीं असर करेगा, तो विटामिन्स भी ज़रूरी फिर हो जाते हैं। अच्छा, अब आप अगर छाइयों के लिए, पिगमेंटेशन स्किन के लिए बताएं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा खाई जाए जिसकी वजह से दाग धब्बे दूर हो। जैसे मुझे याद है अच्छे से कि अम्मा कहती थी करेले का जूस पी लो, साफ़ी पी, कड़वी कड़वी चीज़ें पीने से क्या छाइयाँ दूर हो जाती हैं, दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। खून क्लेंस हो जाता है शायद। दे दे भाई टमाटर, अल्लाह के नाम पे आ जाओगे तुम टीवी पे, इतनी देर से छुपा रहे हो, कोई बम थोड़ी देर हो, टमाटर ही तो है, दे दो भाई। इसमें पिगमेंटेशन में ये है कि हर घर के अंदर टमाटोज मौजूद होता है, मतलब इसके बगैर तो हमारा कोई सालन बन ही नहीं सकता। बिल्कुल, मतलब सबसे पहले शोर हो जाता है कि भाई टमाटर है तो बाजी में खाना बना सकती हूँ, ठीक है। टमाटर का जूस क्या देर लगेगी इसको बनाने में, इसका जूस अगर फ्रेश बना के पी लेते हैं तो जिन लोगों को पिगमेंटेशन के मसले हैं, छाइयों के मसले हैं, इसके बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, इसका जूस के बजाय सूप पी लें, क्योंकि सूप पीने में मुझे बड़ा मजा आता है। हाँ, सूप बहुत अच्छा होता है। बस इसमें यह है कि सूप के अंदर सिर्फ ये इशू रहता है कि जब हम कुक करते हैं ना तो विटामिन सी खत्म हो जाता है। विटामिन सी का प्रॉब्लम ये है। इसका जूस कैसे बनाएंगे? इसका जूस तो आपने इसको सिर्फ ब्लेंड करना है ना, ब्लेंडर में डाला, ब्लेंडर में डाला आपने, डिस्पेंसर से पानी लिया और उसके बाद आपने बस पिंच ऑफ सॉल्ट और ब्लैक पेपर और उसमें आप थोड़ा सा पानी मिला दिया ताकि वो थोड़ा सा और पतला हो जाए और थोड़ा सा आपने लेमन डाल दिया जो भी आपको फॉर टेस्ट चाहिए, तो वो आपका टोमेटो जूस। उसके बाद किशमिश जो है ना वो भी घर के अंदर ग्रीन वाली मौजूद होती है। 5 किशमिश आप जैसे या 6 आप रात में भिगो दें और सुबह उसका पानी रेगुलरली पीना शुरू कर दें, किशमिश का पानी। और उसके बाद आप वो किशमिश खा भी लें, आपकी कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाती है। कहा भी जाता है कि वो माँ जो कंसीव कर रही है, इफ शी रियली वांट्स कि उसके बेबीज भी बहुत गुड लुकिंग हों, प्यारे हों, किशमिश का इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आजकल खुबानी भी आई है, खुबानी भी आई है, तो आप किशमिश का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो पिगमेंटेशंस हैं, आपको झाइयाँ हैं, इनके ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। तो टोमेटो जूस का आप इस्तेमाल करें इसके लिए। और उसके अलावा ये जो गुलाब की पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, और धनिए के कुछ बीज, इसको आप अच्छे से पका लें, ठीक है। और इसका पानी आप कहवे तो पी रहे होते हैं, और इतना ज़्यादा चाय का और कॉफ़ी का इंटेक जो है ना गर्मियों में ना करें तो बेहतर है। उसकी वजह यह है कि देखिए इसमें कैफ़ीन है, कैफ़ीन वैसे ही डाययूरेटिक है, जो भी आपके जिस्म का पानी है वो सारा ये खारिज कर देती है। तो कड़ी पत्ता एक पॉट के अंदर आपने ग्रो किया हुआ होता है, वैसे भी आप उसके तड़के लगा रहे होते हैं, कड़ी पत्ता ले लें, कुछ आप गुलाब की पत्तियाँ ले लें और सूखा धनिया, इसका कहवा बना लें। अच्छा, और बाकी चीजें मैं ब्रेक के बाद वापस और इसका कहवा आपने इस्तेमाल, लेकिन आप कुछ और चाहें और बताइएगा जो जिससे छाइयाँ दूर हों, और फिर आपके पास आऊँ। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि छाइयों का इंस्टेंट इलाज क्या है। गुड मॉर्निंग। वेलकम, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग, हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया है। हाँ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम ब्रेक पे जाने से पहले पिगमेंटेशन के ऊपर बात कर रहे थे। आलिया ने सैलून की ट्रीटमेंट्स बताई जो कि आप करवा सकते हैं अपने पिगमेंटेशन को, छाइयों को ख़त्म करने के लिए। डॉक्टर आयशा ने काफ़ी खाने पीने की चीज़ें बताई, 1-2 कहवे और बता दें और फिर मैं डॉक्टर बतूल की तरफ चलती हूँ। अच्छा, उसमें यह है कि हम लोग ये चाह रहे होते हैं कि नेचुरली भी कोई ऐसी चीज़ें हमें पता चलें जिससे कि कोलाजन की प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो उसमें हम कलौंजी, ठीक है, ये हम पिंच ले लें और इसके अंदर कुछ लेमन ड्रॉप्स भी ऐड कर लें, ठीक है, और हरा धनिया पुदीना, इसका एक अच्छा सा ड्रिंक बना लें मिक्स करके। वैसे भी मिंट लेमनेड आजकल हम रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं, 600-700 रुपये से तो वो कम देते भी नहीं है, उसमें बर्फ़ ज़्यादा होती है, ड्रिंक कम होता है। घर में इसको बना लें मिंट लेमनेड और उसमें कलौंजी ऐड करें, यकीन करें इतना अच्छा ड्रिंक होता है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। और ये नेचुरली आपकी कोलेजन प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन। इसको करें, इससे बहुत फ़ायदा होता है। वो क्या, वो देखिए, अगर जैसे मैंने देखा था दुबई में शॉट्स मिलते हैं, कोलाजन के शॉट्स, बिल्कुल, वो क्या है चीज़? बूस्टिंग इफेक्ट। इतनी महंगी 40,000 का एक पैकेट था पूरा। और आजकल बहुत सारी और ब्रांड्स में भी कोलाजन के शॉट्स जो है वो बेसिकली बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, इसीलिए वो 2 आउंस के करीब ही आपको देते हैं और वो इंस्टेंट रिजल्ट्स देते हैं।
मरीन कोलेजन होते हैं बेसिकली, फिश एक्सट्रैक्टेड होते हैं, इसलिए एक्सपेंसिव होते हैं। अच्छा, और उससे फायदा होता है? उससे फायदा होता है बिल्कुल। उसके तो पाउडर्स भी उसके पाउडर्स होते हैं, लेकिन वो जो शॉट्स होते हैं ना, उसके लिए आपका इंटरनल सिस्टम बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। अदरवाइज आपकी अगर किडनी उसको फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगी तो फिर आपको किडनी फेलियर का खतरा होता है। तो इसलिए इट्स नॉट वेरी रिकमेंडेड। आप अगर रिकमेंडेशन आप किसी एक्सपर्ट या डॉक्टर से पूछकर उसके लेंगे, क्योंकि उसके लिए आपको सर्टेन टेस्ट कराना पड़ता है कि आपको पता हो कि मेरी बॉडी में कोलेजन इतना कम हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको रिकमेंडेशन ज़रूरी है। अदरवाइज़ नेचुरल जो कोलेजन होते हैं, बोन ब्रॉथ लीजिए आप, जैसे मैंने अभी बताया खुबानी लें, आप 4 से 6 खुबानी अगर ले लेते हैं तो डेली बेसिस पे आपकी रेटिनॉल मिल जाती है आपको। अब रेटिनॉल क्या है? विटामिन ए। विटामिन ए आपकी बोन में जो बेसिकली कोलेजन है वो आपकी फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन पे लेकर आती है, यानी बोन से खींच के आपकी फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन पे लेकर आएगी। इस तरह आपकी रिक्वायरमेंट कुछ चीज़ों की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती हैं। अब सिर्फ आपने 6 से 7 खुबानी खाना है, ठीक है। वन थिंग विच इज़ रिकमेंडेड, 30 साल के बाद आपको रेटिनॉल बैंकिंग या कोलेजन बैंकिंग करना ज़रूरी है। व्हाट इज़ दिस? आप अपनी डाइट में वो चीज़ें बढ़ाइए कि अगर आपको लगता है कि हमारी कोलेजन तेज़ी से कम हो रही है, आप बहुत स्ट्रेस में हैं, आपका काम ऐसा है, आपकी ज़्यादा हमें कैसे पता चलेगा कोलेजन कम हो रही है? आपकी हड्डी, क्या सिम्टम्स हैं उसके? आपकी स्किन ड्राई एंड डैमेज और डल रहेगी, आपकी फेस पे ग्लो नहीं होगा, आपको अपनी टांगों में दर्द महसूस होगा, बाल गिरने लग जाएंगे, बाल लाइफलेस हो जाएंगे। आप कहेंगे मैं तो इतना अच्छा शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ, कंडीशनर भी बहुत अच्छा, ड्रिप्स वगैरह आती है, yes, they are also very good, they are also very good। आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है उसको चीजें जो कॉकटेल बनाते हैं विटामिन्स की, बिल्कुल, उससे बहुत उसकी रिकमेंडेशन दे कौन सी होती है? उसके लिए आपको बस LFT कराना जरूरी होता है कि आपके लिवर फंक्शन टेस्ट सही हो और किडनी फंक्शन टेस्ट, 2 चीजें आपकी जो है ये नेसेसरी होती हैं। और अगर आपको कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है, लास्ट 6 मंथ्स में जॉन्डिस नहीं हुआ है, आपको टाइफाइड नहीं हुआ है, तो आप वैसे भी लगा सकते हैं। ग्लूटाथायोन की इंजेक्शन? ग्लूटाथायोन बेसिकली, ग्लूटाथायोन एक टाइप ऑफ अमाइनो एसिड है और वो आपकी लिवर में ऑलरेडी मौजूद होता है, लेकिन वो रेस्टिंग फेज में चला जाता है, सो रहा होता है। अब आपने उसको उठाना है। चौकीदार बेचते हैं उठ जाओ? नहीं, द थिंग इज दैट कि आपकी बॉडी, आपकी डाइट में ऐसी चीजें हों जो उसको जगा कर रखें, उसकी हर वक्त जो है मूवमेंट होती रहो। ब्लड में अगर मूवमेंट होगी आपकी स्किन ग्लो करेगी। ब्लड में अगर ग्लूटाथायोन आपके मुस्तकिल है तो 2 टाइप्स ऑफ मेलेनिन है, यानी बालों का मेलेनिन और स्किन का मेलेनिन। जो स्किन का मेलेनिन है उसको ग्लूटाथायोन कंट्रोल करता है। उस मेलेनिन काउंट को अगर आप कम करते हैं तो आपको अपना रंग साफ लगता है। उस मेलेनिन काउंट का अगर कम नहीं हो रहा है तो आपको अपना रंग डार्क लगता है। तो वो ग्लूटाथायोन अगर आपकी बॉडी में अच्छी मकदार में मौजूद है तो आपको अपनी स्किन साफ लगेगी, आपको अपने बालों में जान लगेगी। ग्लूटाथायोन बालों का रंग नहीं कम कर रहा, लेकिन बालों को जान दे रहा है, वहाँ पे केराटिन एब्जॉर्प्शन अच्छी करा रहा है। तो ये चीजें, ये 2 टर्म्स जो है आजकल तो जैसे मिक्स एंड मैच करते हैं, छाइयां खत्म जो है देर से होती हैं, बिल्कुल, कुछ ट्रीटमेंट यहाँ से ले लिए, बिल्कुल, खाना पीना कर लिया, बिल्कुल। और आपके पास आके क्या जो 2 ट्रीटमेंट्स इस वक्त अवेलेबल हैं वो है कार्बोक्सी, उसमें हम ब्लैक कलर का जेल लगाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जेल होता है और उसके ऊपर से लेज़र शुआएं दी जाती हैं। वो आपका बेसिकली टारगेटेड ट्रीटमेंट होता है, जहाँ यानी आपने सैलून का ट्रीटमेंट ले लिया, टक टक करके, बिल्कुल बिल्कुल। और एक पीको लेज़र होता है, पीको लेज़र भी सेम इसी टेक्नोलॉजी का होता है, लेकिन थोड़ा सा वो उसमें वेवलेंथ फर्क होती है, चुभती है पीको लेज़र, बिल्कुल, थोड़ी हल्की महसूस होती है। सेम हम CO2 लेज़र भी कर सकते हैं कि बिल्कुल आपने देखा होगा कि ट्रीटमेंट्स हो गया, सब सही हो गई, लेकिन हल्का सा एक निशान रह जाता है, तो उसके लिए CO2 लेज़र बहुत अच्छा है। वो जब एक्सोसोम के साथ कराया जाता है तो जो है स्किन रीजनरेशन फास्ट होती है, वो हल्की सी लेयर भी निकल जाती है। तो ये कुछ PRP से भी आप बहुत अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं पिगमेंटेशन में, लेकिन बेस्ट कार्बोक्सी और पीको लेज़र होता है। सही है, ज़बरदस्त। अब मेरी प्रॉब्लम, दाने, गर्मी आती है, मुसीबत मेरे साथ ही, क्योंकि रोज़ मेकअप हो रहा है मेरे, और आम खा लिया मैंने, किसी के घर से पेटी गिफ्ट में आई, पड़ोसियों ने भेजा, मैंने कहा अच्छा चलो खा लेते हैं। अब मेरे साथ कच्ची लस्सी भी मंगाई, ये नहीं कैसा, मगर भाई पता नहीं आम लगता है मेरे लिए बना ही नहीं। ये इधर दाना निकला ऐसा जैसे नहीं चिन टेढ़ी हो गई मेरी उस दाने की वजह से, फिर ये इधर निकला, फिर ये इधर, पता नहीं क्या क्या किस किस से पूछ के खा रही हूँ कि दाने ख़त्म हो। लेकिन ये मसला है, पिंपल्स का मसला, यहाँ से शुरू करते हैं। पिंपल्स का मसला हो, क्या करें? एक मुझे याद है आपने दानों की कोई क्या कहते हैं हाइपोटेंसी देखी, हाई फ्रीक्वेंसी, वो क्या है?
हाई फ्रीक्वेंसी बेसिकली एक बड़ी कॉमन सी एक इंस्ट्रूमेंट है। आपने वो किया था मेरे तो बड़ा मुझे फायदा हुआ था। वो क्या करता है कि वो दोनों तरीके से काम करता है। ड्राई स्किन को हाइड्रेट करेगा और ऑयली एक्नी स्किन को वो ड्राई करेगा। अच्छा। सो उसके ऊपर पहले ऑक्सीजन की एक क्रीम लगती है, ऑक्सीजन की क्रीम के बाद फिर उसको आप सर्कुलर मूवमेंट्स में करते हैं। अगर दाना हो तो उसको स्पार्किंग करते हैं ताकि दाने के जो अंदर बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाए, ताकि वो स्प्रेड ना हो। और मैं जब भी आपके पास आती फेशियल कराने और मैं वो दाने होते थे तो मेरे दाने बैठ जाते थे। वो हमेशा ड्राई हो जाता है उसके साथ। और एक वो अच्छा है। फिर स्पॉट बस्टर्स आते हैं आजकल, जो कि आप दाना कहीं निकले और फौरन लगा दें तो वो ड्राई हो जाता है। फर्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है, वो भी ड्राई हो जाता है। फिर उसके बाद उसमें बेंजोइल पेरोक्साइड होती है और साथ सल्फर होता है, मिक्सचर होता है। की वो जो टी ट्री बी जो है वो भी ऑयल कंट्रोल करता है और साथ एक्नी को बिठाता है कि एक्नी निकली कौन सी किस्म की है। ड्राई एक्नी है। अच्छा, कुछ स्किन्स ऐसी होती हैं जो क्लाइंट समझते हैं, लोग समझते हैं कि ये मेरी एक्नी निकल रही है, बट वो अंदर ही अंदर बन रहे होते हैं दाने गोमड़े से ना। हाँ, अंदर ही अंदर स्किन में बनते हैं, ना वो निकलते हैं ना वो ख़त्म होते हैं। उसको कहते हैं कंजेस्टेड स्किन। उस कंजेशन को ख़त्म करने के लिए फिर आपको सैलिसिलिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है। वो क्या? और घरों में आप जो ये डिस्प्रीन और एस्प्रीन होती है वो घोल के वो लगा सकते हैं। वो पोर्स को मिनिमाइज भी करता है, डेड स्किन भी उतारता है और एक्नी को ड्राई भी करता है। सो वो बहुत अच्छा है एक्नी के लिए। दूसरा आप ट्रीटमेंट्स करा सकते हैं। ये नहीं, मैं वो एक मिथ बनी हुई थी, सुबह उठो तो जो थूक होती है वो लगा लिया करो। गंदी है ना, ये तो बात पता नहीं, तो मुझे नहीं पता। मुझे याद है सब कहते थे वो जो ना सुबह उठकर जो लुआब है अपना वो आप दानों पे लगाएं। इसको आप साइंटिफिकली देखें तो रात भर में आपका जो एसिड प्रोड्यूस होता है और वो आपका सलाइवा में आया हुआ होता है, तो एसिडिक होगा थूक, वो आप लगाएंगे तो एनी एसिड कैन किल द बैक्टीरिया। तो पिंपल जो है वो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। इस वजह से अगर आप उसे लगाएंगे तो शायद वहाँ पे जो है वो एक्नी खत्म हो सकती है। ये लॉजिक हो सकती है साइंटिफिकली। और कहते ये भी है कि ओवरनाइट आपकी स्किन जो है वो जब ऑयल प्रोड्यूस करती है जो एरियाज पे, अगर वही ऑयल आप पूरे मुंह पे लगा लें तो वो भी एक बहुत अच्छा जो है वो एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल होता है। इट डज़ वर्क टू सम पीपल टू सम एक्सटेंट। दूसरा ये कि एक्नी के लिए बेसिकली आपने ये देखना है कि एक्नी आपकी किस किस्म की निकली है, और फिर जिस तरह तुम कह रही थी कि एक्नी कौन से एरिया पे निकली है। ये सही बात है कि एक्नी को आपने देखना है कि अगर तो चिन पे निकली है तो या तो बेसिकली आपका कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या आपका अंदर दांतों का डेंटल प्रॉब्लम है, अदरवाइज कॉन्स्टिपेशन है। 3 वजहों से यहाँ पे एक्नी निकलती है, विच इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड। ये चाइनीज़ रीडिंग्स हैं सारी। फोरहेड पे अगर निकली है तो इसका मतलब है कि आपने वीट हो सकता है बहुत ज़्यादा खाया हो, या आपने फ्राइड फ्रूट्स खाए हो। चिन पे निकलती है, इधर इस एरिया में निकलती है। हाँ, सॉरी, चीक्स पे निकलती है या इधर लोअर एरिया पे निकलती है, तो वो इट शो समथिंग एल्स। वो स्टमक का कुछ प्रॉब्लम। हाँ, तो ये सारी जो है ये बिल्कुल सही बात है। इट डज़ वर्क। और बट फिर हमने ये भी देखना होता है कि हाँ, जिस तरह हम कंजेस्टेड स्किन पे बात कर रहे थे, कंजेस्टेड स्किन जो है वो अंदर ही अंदर दाने बन रहे होते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। एक दफ़ा एक्सट्रैक्ट करा के प्रॉपर फेशियल करा के विटामिन सी ले लें, ऑक्सीजन ले लें, माइक्रो नीडलिंग करा लें। सो ये बेसिकली सारी वो चीज़ें हैं जो कोलेजन प्रोड्यूस करती हैं और स्किन को एक्टिवेट कर देती हैं। कुछ स्किन्स पे पस्ट्यूल वाले दाने निकलते हैं, लाल दर्द वाले, जो कभी कभी हार्मोनल होते हैं, जो मंथली निकलते हैं, तो वो निकलते हैं और दब जाते हैं। कोई ऐसी, जैसे सबको पता है जिनका साइकिल होगा कि वो कोई दवाई खा लें तो दाने ना निकले, क्योंकि हर महीने दाना ख़त्म हो रहा होता है एक तो दूसरा निकल रहा होता है। अरे भाई ऐसे कैसे हो? तो कोई ऐसी दवाई या कोई ऐसी चीज़ है कि आपको पता हो आपका साइकिल शुरू होने वाले उससे पहले आप खा लें कि दाने ना निकले? देखिए, मेरे तो ख्याल में निकल के उसको निकलने दें, और फिर हर महीने निकला है बहन, तो फिर बहन तो उसके बाद एक्सफोलिएट भी तो करें ना। जब अब देखें, ड्राई स्किन पे एक्नी के निशान रह जाते हैं, ऑयली स्किन पे कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि एक्नी के दाग रह गए हों, क्योंकि वो ऑयल प्रोड्यूस होता रहता है, वो एक्सफोलिएट होता रहता है, वो ख़त्म हो जाता है। ड्राई स्किन, ऑयली स्किन आपको एक्सफोलिएट करना ही करना है। 25-25 दिन का साइकिल है आपका, वैसे भी साइकिल है 25 दिन का, और वैसे भी साइकिल है ऊपर की स्किन, डेड स्किन को उतारने का। सो ये सारा मैकेनिकल एक सिस्टम चल रहा है। आप एक्सफोलिएशन करें,
एक्सफोलिएशन करेंगे तो वो दाने का दाग कभी भी नहीं रहेगा। अगर आप दाने को छेड़ेंगे बैठ के तो वो दाग रह जाएगा। दाने फोड़ने में लोगों की हॉबी होती है, जिनके मुंह पे बहुत दाने होते हैं, शीशे में खड़े होकर लेकिन फोड़ने से स्कार्स रह जाते हैं। अच्छा, आप मेडिसिन क्या पूछ रही थी? द सिंपल थिंग इज़ दैट कि जो भी आपकी डेट है, जो भी साइकिल है, अगर आपको लगता है कि उससे पहले दाने निकलते हैं तो आपको अपना स्किन बैरियर सिस्टम अंदर से स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। वो कैसे करेंगे? आप सुबह निहार मुँह 1 गिलास पानी लीजिए नॉर्मल टेम्परेचर का, और उसमें बिल्कुल पिंच ऑफ सोडा डाल लीजिए। उससे बेसिकली वो पीने से आपके जो एंजाइम्स हैं, आपके जो एसिड्स हैं, वो कंट्रोल रहेंगे। जब वो कंट्रोल रहेंगे तो वो आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस नहीं करेंगे। जब वो इम्बैलेंस नहीं होंगे तो आपका स्किन बैरियर सिस्टम अच्छा रहेगा, आपको वो मंथली बेसिस पे बार बार एक्ने नहीं होगी। ये स्किन बैरियर सिस्टम हो गया। सेकेंडली, तो इसका मतलब रोज़ की आदत ही बना लें। रोज़ भी पी सकते हैं आप, बिल्कुल पी सकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली रिकमेंड करती हूँ कि जो भी आपकी डेट है उससे 1 हफ्ता पहले या 10 दिन पहले पीना शुरू कर दीजिए। दूसरा, 1 वीक बिफोर इन्हीं चीज़ों की क्रेविंग होती है और यही चीज़ें नहीं खानी होती हैं सबसे ज़्यादा। मिल्क, ठीक, चॉकलेट, कॉफ़ी, मूंगफली, बीफ, ठीक है। अब जो गोश्त होता है वो इंटेक आपने कम से कम करना है। अगर आपने गोश्त का इंटेक किया है लास्ट वीक में तो फिर अपनी बॉडी को डिटॉक्स करिए। तुख मलंगा पी लीजिए गर्म पानी में डालकर, इसबगोल पी लीजिए, खीरा ज़्यादा खा लीजिए ताकि अंदर से न्यूट्रलाइज हो जाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें एसिडिटी कराती हैं और फिर वही सिस्टम बिगड़ता है। जब वो अंदर से सिस्टम इम्बैलेंस होता है तो एक्ने निकलती है। ओके, अच्छा जी, अब आ जाएं खाने की तरफ। अच्छा, दाने, अब जैसे इन्होंने नाम लिया, कॉफ़ी, चिप्स, चॉकलेट, बीफ और आम से भी दाने होते हैं जी। दाने वालों को हाँ। अच्छा, तो ये खाने से भी दाने हो रहे हैं? ये खाने से दाने हो रहे हैं। और आलिया ने इतना अच्छा बताया, हार्मोनल इशू, जैसे हमारे यहाँ PCOS बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सारा पीरियड्स का इशू है, बच्चियों में वेट गेन है, तो उसकी वजह से ये पिंपल्स का बहुत प्रॉब्लम है। तो वो रेगुलराइज करना ज़रूरी है ना हार्मोन, तो उसका ताल्लुक कॉन्स्टिपेशन से बहुत ज़्यादा है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, देखिए आम ज़्यादा खाने से भी कॉन्स्टिपेशन होती है। ये फ्राइड फूड ज़्यादा खाने से मुझे तो लगता था कि आम खाने से तो पेट साफ होता है। नहीं, ज़रूरी नहीं है आम खाने से साफ होता है, बिकॉज आप आम खाए जा रहे हैं, उसके साथ आपका लिक्विड इंटेक सही नहीं है। इतना ज़्यादा फाइबर खाने से आपको ये नहीं हो रहा कि आप बाकी सब चीज़ें भी तो खा रहे हैं, आपकी मूवमेंट सही नहीं है। हर दफ़ा आम खाने से ये नहीं होता कि आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर होती है। कई दफ़ा कॉन्स्टिपेशन उस वक्त दूर हो रही है जब आप उसके साथ लिक्विड का इंटेक भी अच्छा रख रहे हैं। सिर्फ आम खाने से आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलीव नहीं होती। तो क्या हो रहा है, आपको एक्ने हो रही है। तो आपने क्या करना है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करना है। इन्होंने इसबगोल का नाम लिया, वो बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा वाटर इंटेक आपने ज़्यादा रखना है अगर आपको एक्ने। दूसरा, करेले का पानी बहुत अच्छा है। आपने रात को करेला पानी से पेट तो नहीं खराब हो जाएगा? नहीं, करेले का पानी से नहीं, करेले का पानी तो बहुत अच्छी चीज़ है। और उसमें ये कि आपने रात को लिया करेला, उसको आपने कट लिया, वो करेला और वो भी नीम चढ़ा, ठीक है, आपने कट करके और उसके सीड्स आपने निकालना चाहते हैं आप उसको निकाल लें और उसका आप पानी बना लें। जिनको डायबिटीज़ है वो तो वैसे भी आपके शुगर लेवल्स को कम करता है, और उसका आप बना लीजिए, सूप बना लें, जूस बना लें। रात को सुन के मेरे मुंह में कड़वाहट। आगे एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद ये लेकिन सारे दाने वाले सुन, बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन, बेहतरीन कोई चीज़। एक ब्रेक, करेले का जूस। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे थे पिंपल्स, दाने, जो एक्ने प्रोन स्किन है उनके लिए। अभी तक हम कहाँ तक आए थे? आपकी तरफ तक हमने करेले का जिक्र किया था कि करेले का पानी अगर हम रात को करेला कट करके और उसका बॉईल कर लेते हैं उसको, उसके बाद उसको स्ट्रेन कर दें, करेला निकाल दें और वो पानी रात को सोने से पहले पिएं, तो वो बेसिकली ब्लड प्योरीफायर है, ठीक है। और इतनी अच्छी उसके बाद उसका रिज़ल्ट है कि जिन लोगों को पुरानी से पुरानी एक्ने की प्रॉब्लम है, पिंपल्स के प्रॉब्लम है, करेले का पानी पिए, वेट लॉस भी बहुत अच्छा करता है और एक्ने के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को है, जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत है, वो कब्ज़ की प्रॉब्लम को दूर करें, एक्ने ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए वो पानी ज़्यादा पिएँ, फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करें और उसके बाद सौंफ को और ज़ीरे को, ठीक है, ये दोनों मिला के आधा चम्मच हो जाए, यानी कि आधा चम्मच और आधा चम्मच, और इसका पानी बॉईल करके और उन्होंने पीना है, ठीक है, सुबह निहार मुँह और रात को सोने से पहले। इससे क्या होता है, एक तो कॉन्स्टिपेशन बहुत अच्छे से दूर होती है। अगर इन दोनों से भी रिलीव ना हो
तो उसमें 1 स्टिक दालचीनी की ऐड कर लें और ये वाला पानी पिएं, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन दूर होगी, एक्नी गायब, ठीक है। स्किन भी ग्लो हो जाती है, एक्नी ख़त्म हो जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना कि एक्नी की कॉज भी फाइंड आउट करनी ज़रूरी है। आपके ब्रशेस ठीक नहीं हो रहे, आपके हार्मोन्स ठीक नहीं हैं, आप ऐसा क्या खा रहे हैं कि बार बार, जैसे आपने अभी आम का जिक्र किया, मुझे कॉफ़ी से प्रॉब्लम है। कुछ लोग कॉफ़ी के 4-4 कप पीते हैं, उनको कुछ नहीं होता। मैं 1 कप पीती हूँ, मुझे फ़ौरन एक्नी हो जाए। आपको अपनी स्किन टाइप मालूम करने की ज़रूरत है, आपको क्या चीज़ सूट नहीं करती। कुछ लोगों को जंक फूड सूट नहीं करता, बाहर के कुछ बर्गर्स खा लेते हैं, कुछ भी होता है, एकदम एक्नी हो जाती है। तो आपको अपनी बॉडी की लैंग्वेज समझनी ज़रूरी है कि आपको कोई चीज़ नहीं सूट कर रही, आप उसको अवॉइड कर दें। अपने ब्रशेज़, अपने मेकअप का सामान, टॉवल्स, अच्छा जिस तकिए पे आप सर रख के सोते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज उस पर आपका चेहरा लग रहा होता है। कुछ लोगों का सब कुछ ठीक होता है, उनका पिलो कवर ही सही नहीं होता। यू शुड चेंज इट रेगुलरली। एटलीस्ट अगर वो चेंज नहीं करते तो उसके ऊपर एक बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल मलमल का सॉफ्ट आजकल ऑनलाइन बड़ी ऐसे आ रहे हैं कि सिल्क के वो कवर्स आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, ये क्या चक्कर है? वो जो ऑनलाइन सिल्क की नहीं आ रही होती चीज़ें। अच्छा, सिल्क बेसिकली होता ये कि आपकी फ्रिक्शन कम से कम होगी, ठीक है। तो जब फ्रिक्शन कम होती है तो आपका जो केराटिन ट्रीटमेंट करवाया हुआ होता है जिन्होंने, तो वो ज़रा वो आपकी उसकी एक्सटेंशन टाइम जो है वो बढ़ जाता है या इंटैक्ट रहता है, केराटिन इंटैक्ट रहता है। तो वो लोग जिनके बहुत फ्रीजी हेयर होते हैं उनके लिए रिकमेंडेशन होती है। अच्छा, पहले के उसमें ज़माने में वो रेशम के तकिए कहलाते थे, तो ये सिल्क तो बेसिकली ये तो वो नहीं है, रेशम नहीं है। और पॉलिएस्टर कैसे, मतलब कि स्किन के लिए जैसे कह रही हैं, स्किन जब के आप लिए तकिए से टच हो रहे हैं तो आपकी स्किन भी टच हो रही है, आपके बाल भी टच हो रहे हैं। स्किन के लिए इट्स नॉट गुड, इसलिए कि जो कॉटन होता है वो अल्कलाइन पीएच पे होता है और जो सिल्क होता है वो एसिडिक पीएच की तरफ जाता है। अगर आप एसी में सोते हैं देन इट्स फाइन कि आप जो है वो स्किन के लिए सिल्क पिलो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप एसी में नहीं सोते, कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं है और इतनी गर्मी है, तो वो सिल्क पिलो उल्टा आपके दाने निकालेगा, क्योंकि उसका पीएच जो है वो एसिडिक होता है। जितनी गर्माहट है वो उस तकिए में भी। और कॉटन का डिफरेंस ये होता है कि कॉटन ठंडा रहता है, तो आपको उस पिलो की वजह से बस पिलो कवर साफ़ रखने की ज़रूरत होती है। हर 2 दिन पे या हर 1 दिन के बाद जो है आप उसे चेंज करते रहिए, धोते रहिए, तो क्लीन रहेगा, तो आपकी स्किन बैलेंस रहती है। उससे एक्ने की प्रॉब्लम नॉर्मली जो बेडशीट है वो 5 दिन बाद चेंज करते हैं, जो होता है ना पूरा कोल्ड कवर वगैरह डालना है। तो आप ये कह रही हैं कि वो जो जिनको दानों की प्रॉब्लम होती है, अपने तकिए के कवर 2-2 दिन बाद धोते रहें। और टॉवल्स भी अपना, या तो टॉवल अलग रखें, अदरवाइज टिश्यू के साथ डैप करें। वो भी एक टॉवल होता है बाथरूम में, सारा खानदान मैं टॉवल से मुंह नहीं डैप करती, मैं टिश्यू पेपर लिया, ये किया, अदरवाइज नेचुरली ड्राई होने दें, नेचुरली ड्राई। और दूसरा पिलो चेंज तो कर रहे हैं, लेकिन उसका कपड़ा सॉफ्ट होना तकिए का ज़रूरी है। कुछ हमारी बेडशीट्स अच्छी होती हैं, साफ होती हैं, सॉफ्ट नहीं होती। तकिए का कवर बिल्कुल रेशम की तरह नरम होना इसलिए भी ज़रूरी है कि यहाँ पे चेहरे पे जल्दी रिंकल्स पड़ते हैं, ठीक है, लाइंस पड़ती हैं, तो तकिए के ऊपर ही हम अपना चेहरा और मुंह रखते हैं। उसका जो कवर है दैट शुड बी वेरी सॉफ्ट, ताकि हमारी स्किन भी चेहरे की सॉफ्ट रह सके। ओके, कितनी सारी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। इतनी तवज्जो देती है आप अपने ऊपर, सोचा भी नहीं होगा कि अच्छा मैं अपने तकिए का कवर साफ रखूं। तेल लगा के मैं तो वहीं सो जाती हूँ। जी, अब आते हैं हम दानों का इलाज आपके थ्रू, डॉक्टर के थ्रू। अच्छा देखिए, दानों का सबसे बेहतरीन इलाज जो होता है वो स्टार्ट होता है हाइड्रेशन, स्किन बैरियर सिस्टम, गट बैक्टीरिया आपके अंदर क्या है। फिर हम स्टार्ट कराते हैं आइसोट्रेटिनोइन अगर सिस्टिक एक्नी है, और वो सिस्टिक एक्नी अगर परसिस्टेंट रहती है आइसोट्रेटिन, फिर हम लेज़र सिस्टम की तरफ जाते हैं। अच्छा। तो लेज़र बेसिकली, फॉर एग्जांपल फर्ज करें दाने निकल आए मुंह पे, फॉर एग्जांपल मुझे याद है मैं जब उम्रे पे गई थी पहली दफ़ा, तो वहाँ बहुत कंस्ट्रक्शन हो रही थी और हमें हैवी सनब्लॉक लगानी पड़ती थी। तो जब मैं उम्रे से वापस आई तो मेरे ना स्किन जैसे खुरदुरी होती ना, ऐसे दाने छोटे 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 दाने सारे मुंह पे भर गए। मैं गई डॉक्टर अफजल लोधी के पास के, मैंने कहा ये क्या है, ये कैसे सही होगा। उन्होंने मुझे ये बताया कि क्योंकि वहाँ धूल मट्टी हो रही है, आपने सनब्लॉक लगाया हुआ, आपके पोर्स खुले, अब वो मट्टी अंदर गई और इसके ऊपर स्किन आ गई, मिलिया हो गया था मुझे। तो वो मेरी खत्म ही नहीं हो रही थी, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। फिर उन्होंने एक मशीन ली और उससे ना मेरे ये छोटे 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 दाने जलाए, और उसके बाद वो ब्लैक होके झड़ के उतर गए। बिल्कुल मिलिया का इसी तरह होता है। मिलिया बहुत मुश्किल से ट्रीट होता है, क्रीम से बहुत मुश्किल से मिलिया रिमूव होता है। लेकिन अगर आपकी सिस्टिक एक्नी है और अगर आप आइसोट्रेटिनोइन, मुझे एक जमाने में ये बहुत होती थी, छोटे छोटे
छोटे दाने, कोई भी बेवकूफ़ी करूँ स्किन पे हो जाती थी मिलिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताइए कि फिर वो एकदम इंस्टेंट ट्रीटमेंट्स क्या है? आप मिलिया जो बता रही हैं वो मिलिया बेसिकली एज ग्रुप में होता है 15 साल से लेकर, अब तो आजकल खैर अर्ली जो है बच्चों को स्टार्ट हो रहे हैं, तो 10 ईयर्स से भी मिलिया स्टार्ट हो जाता है। तो 10 ईयर्स से लेकर 20 ईयर्स तक की जो मिलिया होता है मोस्टली वो क्रीम से सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है। लेकिन 20 ईयर्स के बाद जो मिलिया होता है उसको हम लेज़र से ही सही होता है, वो फिर बहुत मुश्किल होता है क्योंकि स्किन बहुत तेज़ी से रीजनरेट नहीं कर रही होती है। तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो लेज़र से ही होता है। लेकिन अगर आपको 10 to 20 ईयर्स पे हो रहा है तो सबसे बेस्ट होता है कि आप नया सिनामाइड सीरम यूज़ करें। नया सिनामाइड सीरम जो है ये देखें, ये 20% है और इसमें एसिटाइल ग्लूकोसामीन है। एसिटाइल ग्लूकोसामीन जो बेसिकली हमारी स्किन बैरियर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। मिलिया क्या है कि आपके पोर के अंदर एक वाइट कलर का मादा जो है वो जाकर इंटैक्ट हो गया। उस वाइट मादे की जब ऊपर से झिल्ली उतरेगी तो वो बाहर आ जाएगा। और वो कोई स्कार भी नहीं छोड़ता। ठीक है, उसको हटाना ज़रूरी है। तो जब नियासिनामाइड आप लगाते रहते हैं, आई मीन 40, अब मेरा यहाँ पे जो है ये अभी मुझे आई का एक इशू चल रहा है तो मेरे आंसू निकलते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, मुझे यहाँ पे मिलिया होता है। मैं ये आंखों के नीचे आप छोटे से वो देखेंगे ना, ठीक है, तो वो व्हाइट हेड भी नहीं है और वो मिलिया ही होता है बेसिकली, यहाँ पे हो जाते हैं। मुझे भी हो जाता है। मैं अप्लाई करती हूँ नियासिनामाइड को फ्यूसिडिक एसिड क्रीम के साथ यूज़ करना है। आपने हल्के से रात में लगा के सो गए, सुबह मिलिया ख़त्म होता है, वो खुद ही सॉफ्ट होके निकल जाते हैं। आप सुबह फेस वॉश करते हैं वो निकले हुए होते हैं। तो वो 10 to 20 ईयर्स पे जो हो रहा है और आफ्टर 40 हो रहा है उसके लिए नियासिनामाइड 20%। लेकिन देखिए इट शुड बी ऑफ वेरी गुड कंपनी मैटर्स अ लॉट। ये जो 600-700 रुपए के सिरम होते हैं ये किसी यूज़ के नहीं होते हैं क्योंकि उनमें नियासिनामाइड 2% 3% होता है। अब मैं 20% यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन उस pH लेवल पे है जहाँ पे 20% ही इफेक्टिव है। 5% भी इफेक्टिव होता है, 5% 10% इफेक्टिव होगा 10 साल से 20 साल के लिए। लेकिन आपने उसको फ्यूसिडिन क्रीम के साथ ही मिक्स करना है। ठीक है, हल्की सा मिक्स करके इतनी सी क्वांटिटी लेनी है और लगा के। आपके पास स्किन आई है, यस, दानों से भरी हुई, ठीक है, और शादी है 2 महीने बाद, कम टाइम है, क्योंकि दाने ट्रीट करने में जब मेरे मुंह पे टीनेज में दाने शदीद हुए थे तो मुझे 4 महीने का टाइम लगा था रोअक्यूटेन खाने के बाद, फिर उसके निशान जाने में 6 महीने, यानी 10 महीने में मेरी स्किन फ्लॉलेस हुई थी। सही है, ट्रीटमेंट के बाद, दवाइयाँ खाने के बाद। अब हम इसको लेजर सिस्टम के साथ जब करते हैं तो 6 वीक्स में ट्रीटमेंट मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, अच्छा, भरे हुए मुंह पे दाने, भरे हुए फेस पे दाने। सबसे पहले हम एक्यूटेन स्टार्ट कराएंगे, आइसोट्रेटिनोइन 20 मिलीग्राम की, वो डेली बेसिस पे लेनी होगी, ट्वाइस वीकली और ट्वाइस डेली। उसके बाद हमने क्रीम्स दे दी उनको लगाने के लिए। जब सिस्टिक एक्नी थोड़ी सी सेटल डाउन हो जाएगी, दूसरा गट सिस्टम हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। अगर गट सिस्टम अच्छा होगा उसके लिए पेट से शुरू होती है। प्रोबायोटिक्स और जिंक का इस्तेमाल बेहतरीन। मैं एक जिंक की टैबलेट देती हूँ और प्रोबायोटिक्स देती हूँ कि आपने 5 to 10 डेज लेना है। प्रोबायोटिक्स की टैबलेट क्या होती है? प्रोबायोटिक्स की टैबलेट प्रोबायोटिक्स के नाम से मिलती है और इकोटेक्स साशे जो बच्चों को डायरिया वगैरह में वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, वो आपने 5 डेज ले लिया, अंदर आपके हेल्दी बैक्टीरिया बनने शुरू हो गए, तो वो सिस्टिक एक्नी आपकी आइसोट्रेटिनोइन से ही बहुत हद तक के सेटल डाउन हो जाती है। उसके बाद जो है मैं कहती हूँ आप एक ग्लूटाथायोन की ड्रिप लीजिए, उसमें मल्टीविटामिन के साथ, ताकि अंदर से स्किन रीजनरेशन फास्ट हो। देन आई बेसिकली प्रिस्क्राइब 2 सेशंस ऑफ लेज़र, डायोड लेज़र। डायोड लेज़र क्या करता है कि आपके मार्क्स को भी इफेक्टिवली जो है ट्रीट कर देता है और जो आपका थोड़ा बहुत बैक्टीरिया रह जाता है उसको भी किल कर देता है। अच्छा। उसके बाद जो है हम 2 PRP के सेशन कर लें या 1 PRP के सेशन, आपको फ्लॉलेस पूरा प्लान बनाती है, फ्लॉलेस स्किन हो जाती है। बिल्कुल ओके, क्योंकि दान जैसे छाइयाँ हैं वो भी लोग पाल रहे होते हैं, एग्जैक्टली, दाने वो भी लोग पाल रहे होते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। दूसरे कुछ लोगों के पास ज़ाहिर है कि पैसे भी नहीं होते। बिल्कुल सच्ची बात तो ये है बिल्कुल कि वो इस चीज़ का इलाज करवा। लेकिन आजकल इतनी अवेयरनेस हो गई है कि जैसे हम ये प्लान डिस्कस कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑनलाइन। आपके पास गूगल है, आपके पास इंस्टा है, तो अब बच्चियां बाकायदा जो है, हमारा 30,000 का बजट है, हमारा 40,000 का बजट है, लेकिन हमें ट्रीटमेंट जो है आप स्केड्यूल 3 वीक्स का बना कर दीजिए, 3 वीक्स में एक्नी ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब उनको इतना आइडिया है कि 3 हफ्ते में भी कर सकते हैं। टिकटॉक बनानी होगी। हाँ, एग्जैक्टली, फ्लॉलेस स्किन की टिकटॉक बिल्कुल 4 हफ्ते में सही करना है तो हो जाती है, लेकिन अंदर से सारा सिस्टम आपको अंदर बाहर दोनों आपको इस्टेब्लिश करना होता है कि इस तरीके से ठीक होगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे फेशियल हेयर, तो उसके साथ साथ
मैं जल्दी से ये भी ले आऊँ कि वो जो टाइटनिंग होती है स्किन की आपकी, आप देखें डाइट की है एकदम स्किन बिल्कुल सैग कर जाती है और आप एजिंग स्किन लगने लगती है। तो दो चीज़ों की बात करेंगे, एक तो फेशियल हेयर और दूसरा एजिंग स्किन। जी पहले किस पे बात करेंगे? पहले फेशियल हेयर पे कर लेते हैं, उसको ज़रा सा टच करेंगे, उसको उतना वास्ट नहीं हम कर सकते। देखिए अगर तो आपकी स्किन आपको फील हो रहा है कि एक्नी प्रोन है, पोर्स इनलार्ज हो रहे हैं, थोड़ा सा वेट गेन भी हो रहा है, हेयर ग्रोथ भी हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपको पहले तो अपने ब्लड टेस्ट कराएं, जैसे दोनों कह रहे हैं। ब्लड टेस्ट से आपको पता चल जाता है कि आपके थायराइड के लेवल्स और ये बाकी जो लेवल्स हैं वो कितने ऊंचे नीचे हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस अगर हो तो आपकी ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तीनों प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए मैं ख्याल में जो आजकल अच्छा, मैं सैलून के हवाले से आपसे मशवरा मांगना चाहती हूँ। फेस के बाल रिमूव करने के लिए ब्लीच इज़ बेटर और वैक्स इज़ बेटर? देखें डिपेंड करता है कि आपकी बालों की ग्रोथ है किस किस्म की। ठीक है, ठीक है। अगर तो आप लाइकॉन वैक्स एक आती है जो कि हेयर ग्रोथ को कम करती है। ठीक है। ये रीका वैक्स और हनी वैक्स और ये बाकी वैक्सें हेयर ग्रोथ पे कोई असर नहीं डालती, बल्कि वो मोटा ही होता है बाल। जो एक कॉन्सेप्ट है कि जी वैक्सिंग से मेरी सैगिंग शुरू हो गई, ये गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देखें वैक्स तो आपने ऊपर की तरफ करनी है तो सैगिंग तो नहीं होगी। अगर आप प्रॉपर लाइकॉन वैक्स करा लेते हैं उससे हेयर ग्रोथ कम होती है ओवरऑल फुल बॉडी की। अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करा लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस एक परमानेंट हेयर रिमूवल है जो कि सफ़ेद बालों पे भी काम करता है, जो कि लेज़र नहीं कर पाता। ओके, ये डिफरेंस है। हाँ। अच्छा, आपकी एजेड ख़वातीन जो आती हैं या जो बच्चियां जिनके बाल हो रहे होते हैं, इनके वाइट बाल यहाँ पे शुरू हो जाते हैं, एजेड ख़वातीन के वाइट बाल यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसके लिए इलेक्ट्रोलिसिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन जो कि परमानेंट हेयर रिमूवल है, बट वो एक सेशन में नहीं होता। आपको ग्रेजुअली बाल को ख़त्म करना आसान काम नहीं है, उसकी सर्कुलेशन ब्लड सप्लाई को हमने ख़त्म करना है। तो इलेक्ट्रोलिसिस कैसे काम करता है कि इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो हीट के साथ जहाँ से बाल पैदा हो रहा होता है उस सर्कुलेशन को ख़त्म करता है, उस ब्लड फ्लो को ख़त्म करता है। मुझे सिर्फ हेडिंग्स बताएं चीज़ों की ना, ताकि फिर मैं सारी चीज़ें उसमें। अच्छा, ये हो गई आपकी लाइकॉन वैक्स होगी हेयर ग्रोथ कम करने के लिए, इलेक्ट्रोलिसिस हो जो गया। प्लग कर इस्तेमाल करती हैं ख़वातीन के, अच्छा चलो कौन जाए सैलून खुद कर लें, वो सही है या वो यहाँ से भी नोचती हैं बाल? उसमें होता ही है कि आपका रुआं भी साथ खिंचता जाता है। अगर आप एक मोटा बाल निकाल लें तो सारा रुआं भी खिंचेगा, वो रुआं भी अगली दफ़ा मोटा आ जाएगा। ओके, तो दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड। इलेक्ट्रोलिसिस पे आ जाएं जो कि आपको परमानेंट, आपको पता है कि सोल्यूशन है। ठीक है, इसको 6-8 महीने लगेंगे बाल को ख़त्म होने में। अब अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आपको हार्मोन्स की जो हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। अच्छा, साथ ही साथ मैं आपसे ये भी पूछ लेती हूँ कि वो जो स्किन की टाइटनिंग है और वो जो झुर्रियाँ हैं उनको ख़त्म करने के लिए क्या प्रोसीजर है सैलून के? प्रोसीजर्स आजकल हॉट एंड कोल्ड क्रायोथेरेपी आई हुई है जो कि बहुत अच्छी फेशियल कंटूरिंग करती है। उसके आप 2-3 सेशंस ले लें 2 वीक्स के बाद। फिर माइक्रो नीडलिंग जो है वो कोलेजन प्रोड्यूस करती है जो कि टाइटनिंग इफेक्ट देती है। उसमें आप चाहे एक्सोसोम डालें, चाहे कॉकटेल्स डालें, चाहे जो भी स्किन प्रॉब्लम है उसके मुताबिक हम वो सीरम्स डाल देते हैं। उसके बाद गिनो एक ब्रांड है, फ्रेंच ब्रांड है, जिसकी टाइटनिंग और लिफ्टिंग आती है, अब वो कर सकते हैं। फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी आती है, RF जिसको कहते हैं, RF टाइटनिंग, वो आप करा सकते हैं जो कि फेशियल कंटूर्स को टाइट और लिफ्ट करता है। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो लिफ्टिंग और कंटूरिंग में आप करा सकते हैं। बट बेस्ट जो है वो आपका माइक्रो नीडलिंग बहुत अच्छी है। आपके लेज़र ट्रीटमेंट्स जो हैं जो कंटूरिंग करते हैं, हॉट एंड कोल्ड थेरेपी जिसको RF कहते हैं, वो छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ और फिर कंटिन्यू करेंगे। आप फिर अपने अपने उसमें रह करना क्या कहते हैं, जो आपके फोरम्स हैं उनमें रहकर आप हमें बताइए। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो इस वक्त हम बात कर रहे थे एक तो फेशियल हेयर की और दूसरी एक स्किन जो सैगी हो जाती है या जो जिस पे झुर्रियाँ आ जाती हैं। सो डॉक्टर आयशा, आप खाने के हवाले से हम बात करते हैं अगर, तो पहले फेशियल हेयर स्किन जो फेशियल हेयर है
कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से खाने की वजह से हमारे मुंह पे बॉडी में मतलब बुरे लगते हैं, जो ना पसंदीदा बाल है, एक्स्ट्रा सर से गिर रहे हैं, मुंह पे आ रहे हैं, अनवांटेड। हाँ अनवांटेड। उसमें ये है कि अगर हम वैसे उनको रिमूव करने के लिए तो बहुत सारे हमारे एक्सपर्ट्स बाकी बताएंगे चीज़ें, लेकिन फिटकरी को अगर हम पानी के साथ मिक्स करके इसको रब करते हैं तो हम उसको वैसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, हम होम रेमेडी के हिसाब से। लेकिन यही फिटकरी अगर हम पानी के साथ इसको बॉईल कर लेते हैं, ठीक है, और उसी के अंदर हमने कुछ पुदीने के पत्ते, ठीक है, और कुछ ड्रॉप्स लेमन, इसका ड्रिंक हम बना के लेते हैं तो अनवांटेड फेशियल हेयर के रिमूवल में हमें हेल्प होता है। लेकिन साथ ही साथ हमारे हार्मोन्स वो ठीक होने ज़रूरी हैं, वेट लॉस होना ज़रूरी है, पीसीओज नहीं होना चाहिए। पीसीओज की वजह से फेशियल हेयर की ग्रोथ होती है, वो बेसिक कॉज है। तो हमारा जो ब्लड की केमिस्ट्री है, HbA1c, हमारे थायराइड, ये सब चीज़ें जिसकी वजह से वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो ठीक होना ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरी हमारा जो ये फाइन लाइंस का बहुत बड़ा इशू है, तो उसमें यह है कि केले का इस्तेमाल और दही का इस्तेमाल, ये दोनों चीज़ें खाने में बहुत अच्छी हैं, और इन्हीं दोनों चीज़ों को मिक्स करके, ये हमारे घर में भी मौजूद होती हैं, तो इसी का मास्क हम बना लें। यानी कि केला हमने लिया, साथ में दही लिया, और इसी को हमने बादाम के तेल के साथ मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे स्ट्रोक्स के लिए अप्लाई किया, और उसके बाद हम उसको वॉश कर लें अच्छे से, भी फेस वॉश जो हमारे पास मौजूद है। दूध का इस्तेमाल दिन में 1 मरतबा कंपलसरी है। हम ये सोच लें कि जी हमारी स्किन ग्लो करे तो हम पानी का इस्तेमाल ना करें, दूध का इस्तेमाल ना करें, ये कंपलसरी है। लस्सी बना के आप ले लें, नारियल का पानी जैसे आपने लिया, तो मिल्क का इस्तेमाल वो बहुत अच्छा है। और बादाम जो है, 5 बादाम रात में आपने सोक करके रखे और सुबह निहार मुँह आपने खाना है, तो स्किन की ग्लो में, फाइन लाइंस में, अनवांटेड फेशियल हेयर में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। और इसी तरीके से ये जो हल्दी है, ठीक है, ये और ग्रीन इलायची हमारे पास है, इसका कहवा हम पीते हैं अगर, ठीक है, तो फाइन लाइंस में भी हमें बहुत फ़र्क आता है। और एजिंग जो होती है, ज़ाहिर है कि वक्त के साथ साथ हम एजिंग को स्टॉप तो नहीं कर सकते, इसको डिले कर सकते हैं। तो हल्दी और ग्रीन इलायची, इसका कहवा बना के हम लें, ज़ाहिरी बात है इसमें कैफ़ीन नहीं है, कैफ़ीन की वजह से जल्दी एजिंग भी होती है। इसका कहवा अगर हम सुबह शाम लेते हैं, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। सही। अब आ जाएं आपकी तरफ। अच्छा, क्या आपके पास ट्रीटमेंट्स हैं? ट्रीटमेंट्स बेसिकली इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव। इन्वेसिव में बोटॉक्स, फिलर, PDRN लेटेस्ट आया है। ये तो आप टाइटनिंग की बात कर रहे हैं हम, तो PDRN करवा सकते हैं। उसके अलावा जो नॉन इन्वेसिव और PRP है, और नॉन इन्वेसिव में लेज़र्स आ जाते हैं बेसिकली, उसमें फ्रैक्शनल CO2 लेज़र है और माइक्रोडर्मेब्रेजन है, फ्रैक्शनल RF होता है, एंड इसके एक्सोसोम्स, विद एक्सोसोम्स और विदाउट एक्सोसोम। एक्सोसोम से फ़ायदा ये होता है कि स्किन रीजनरेशन फास्ट करती है। तो जितने भी इस वक्त लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं, मोस्टली हम जो है एक्सोसोम्स के साथ कर रहे हैं, क्योंकि उसका रिज़ल्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है और फास्ट आता है। तो दीज आर द ट्रीटमेंट्स। आप लेज़र और दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव, डिपेंड करता है कि स्किन सैगिंग किस लेवल पर है। ठीक है। और फेशियल जो रिमूवल है, उसके लिए भी बेसिकली लेज़र्स होते हैं, और लेज़र्स के साथ हम एक क्रीम एडवाइस करते हैं, और वो ऊफ्लॉनेथिन की क्रीम होती है। जब आप वो लगाते हैं तो उससे आपके सेशंस जो हैं वो रिड्यूस होते हैं। तो वहाँ अंडर आर्म्स के हो गए, ये लेग्स के हो गए, वो मोटा बाल होता है। जब मोटा होता है तो उसमें लेज़र की सिटिंग ज़्यादा होती हैं। तो हम एडवाइस करते हैं कि आप जब फर्स्ट सेशन ऑफ लेज़र ले लें, या इवन आफ्टर वैक्सिंग भी आप करा लें, तो ऊफ्लॉनेथिन की क्रीम जब आप अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं तो उससे इंटेंस एक थिकनेस जो है वो कम होती है, बाल मोटा नहीं निकलता, बाल दूर दूर निकलता है, उससे सेशंस आपके रिड्यूस हो जाते हैं। तो दीज आर द ट्रीटमेंट्स जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ हेयर का शुरू कर देती हूँ। मुझे हेयर के बारे में बताएं, हेयर फॉल हो रहा है, सफ़ेद बाल निकल रहे हैं, सही है, क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं आपके पास? अच्छा देखिए, डैंड्रफ हो रही है, सफ़ेद बाल के लिए बेसिकली कॉपर पेप्टाइड्स के सिरम्स आते हैं, वो अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ सबसे बेस्ट ये होता है कि आप कॉपर पेप्टाइड सिरम्स के साथ आप PRP करवाइए, PRP के साथ एक्सोसोम्स, हेयर एक्सोसोम। अच्छा, ये अलग है एक्सोसोम? हेयर एक्सोसोम्स अलग होते हैं, स्किन के अलग होते हैं। हेयर एक्सोसोम्स बेसिकली ना सिर्फ गंजपन को कंट्रोल करते हैं, बल्कि बालों की थिकनेस भी बहुत अच्छी करते हैं। उससे बाल तेज़ी से लंबे भी होते हैं और बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो फीमेल पैटर्न बाल्डनेस के लिए बेहतरीन इस वक्त एक्सोसोम विद PRP है।
और मेल पैटर्न बाल्डनेस के लिए भी एक्सोसोम विद PRP है सबसे बेस्ट। इसके अलावा हेयर थ्रेड्स आते हैं, जिस तरह हम थ्रेड लिफ्टिंग करते हैं स्किन की, इसी तरह हेयर थ्रेड्स आते हैं, वो भी बेसिकली आपकी हेयर रीजनरेशन बहुत फास्ट कराते हैं। हेयर फिलर्स आते हैं। तो हेयर थ्रेड्स क्या अंदर सुइयां डालती हैं? यस, सुइयां डालती हैं सर पे। बिल्कुल नम क्रीम नहीं नम क्रीम लगाकर होती है, पेशेंट को पता भी नहीं चलता बिल्कुल। तो नम क्रीम इधर या स्कैल्प पे जैसे हम फेस पे नम क्रीम लगाते हैं, पेशेंट को बिल्कुल कोई पेन नहीं होता। इट्स अ पेनलेस प्रोसीजर। हेयर फिलर भी पेनलेस। PRP में बहुत पेन होता है। नहीं, कोई पेन नहीं होता। आप अच्छी नम क्रीम लगाएं। मेरा तो पेशेंट चू भी नहीं करता, बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि कब ट्रीटमेंट हो गया। अच्छा। आप नम क्रीम इतनी अच्छी आ गई है, और आप ये देखें मेड इन पाकिस्तान है, अब हमें इम्पोर्टेड लेने की नीड भी नहीं होती है। अब यहीं पे कंपनीज ने इतनी अच्छी लॉन्च की हैं कि आपको नीड ही नहीं होती। PRP भी सर की होती है? PRP भी सर की होती है, थ्रेड लिफ्ट भी होती है, उससे ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। स्पेशली मेरे पास वो पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराई होती है, और हेयर ट्रांसप्लांटेशन का भी यही होता है कि अगर आप कंटिन्यूसली PRP की सिटिंग ना लें एक्सोसोम, तो ऐसे पेशेंट्स में रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, वो अर्ली ट्रीटेबल होते हैं। और ख़ास तौर पर अगर मेल पैटर्न बाल्डनेस आपको स्टार्ट हुई है, तो उसमें बेस्ट रिजल्ट ये है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दें आप PRP विद एक्सोसोम, 2 सिटिंग में आपका रिजल्ट आ जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा, अब आ जाए हम सैलून की तरफ। अब बालों के लिए मुझे बताएं कि क्या क्या हो सकता है सैलून में। डैंड्रफ है आपके सर में जो होता है ना, बहुत लोगों से नहीं ट्रीट हो रही, तो सैलून में ऐसा क्या ट्रीटमेंट है जो डैंड्रफ खत्म करेगा? जिस तरह स्किन हेल्थ है ना, हम एक्सफोलिएट करते हैं, इसी तरह स्कैल्प के भी एक्सफोलिएशंस आते हैं। जब तक आपकी स्कैल्प हेल्थ अच्छी नहीं होगी, हमारा ऑयल कंट्रोल नहीं होगा, हमारी डैंड्रफ सही नहीं होगी, ये जब तक 3-4 प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होगी, आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो ठीक नहीं होगी। आपके बालों का टेक्सचर आहिस्ता आहिस्ता पतला होता जाएगा, आपके जो फॉलिकल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बंद होते जाएंगे, क्योंकि हमारे फिर आपने देखा होगा कि हेयर थिनिंग की तरफ चला, पतला बाल हो जाता है ना, क्योंकि आपके फॉलिकल्स का साइज़ छोटा होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए हमारे पास बहुत ट्रीटमेंट्स है। एक तो हाई फ्रीक्वेंसी है, जो कि आप ऑयल कंट्रोल कर सकते हैं, डैंड्रफ ख़त्म कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं कैरेस्टास के और लॉरियल के, जो कि आपके हेयर ग्रोथ पे भी असर डालते हैं, आपकी स्कैल्प को भी अच्छा करते हैं, और साथ आपकी हाइड्राफेशियल स्कैल्प पे बहुत अच्छा रहता है। आजकल तो हाइड्राफेशियल हो रहा है स्कैल्प के ऊपर, जो कि हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, स्कैल्प को साफ़ करता है, हाइड्रेट करता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जैसे उसकी भी अलग पिन आती है, उसकी अलहदा नोजल्स होते हैं, आप वो करवा सकते हैं। ओके ओके ओके। अच्छा, आप बताएं कि बालों के लिए खाने के लिए क्या चीज़ ऐसी अच्छी है जो हम खुराक में नहीं लेते, अक्सर डाइट करते हैं तो सबसे पहले बाल गिरना शुरू होते हैं? अच्छा, हम लोग जैसे पेशेंट्स को बायोटिन बहुत लिख के देते हैं ना, कि जी आप बायोटिन इस्तेमाल करें, और बायोटिन बालों के लिए हेयर फॉल दे देते हैं, तो उस बायोटिन को खुराक में इस्तेमाल करें। ठीक है, बायोटिन जो है आपको अंडों में मिल रही है, ठीक है। एग्स का इस्तेमाल डाइट के अंदर रखें, दूध का इस्तेमाल जो है मिल्क, तो मिल्क का इस्तेमाल, अच्छा दूध और अंडा ये दो एक ऐसी चीज़ हैं जो बाल, स्किन, बोन्स, ओवरऑल हेल्थ, कहीं पे भी जाएं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप घर में हैं, आप बाहर हैं, आप रोज़ा रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, एक ग्लास दूध का और एग ये आपको मिस नहीं करना। और आप डाइट पे हैं, आपको वेट लॉस करना है, कुछ भी करना है, एज अ डाइटिशियन, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, ज़माने के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ कि ये 2 चीज़ें आप स्किप ना करें, आपको लाइफ में इशू नहीं होता। ठीक है ना। तो ये दूध और अंडा जो है ये इसके अंदर बायोटिन है, उसके अलावा बादाम के अंदर है। ठीक है, तो ये बायोटिन के सप्लीमेंट्स इतने महंगे महंगे आप इधर तो वो ना लें। अच्छा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम ना मिस करें कि आयरन डेफिशिएंसी की वजह से आपके बाल बहुत गिरते हैं, तो बीट रूट, शलजम, अभी आप जिक्र भी कर रहे हैं, चुकंदर, ठीक है, तो आप चुकंदर का भी इस्तेमाल, मैंने कहा है अल्लाह, ये तो आप शलजम का इस्तेमाल करें, और बीट रूट का भी इस्तेमाल करें, और यहाँ पे पालक है, तो ये डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, और ये आप इस्तेमाल करें दोपहर के लंच में, इसका सूप बना लें, इसको सैलड्स में ले लें, ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। नीम का दरा घर में होता है, उसके पत्ते लेके और उसका पानी बॉईल करके उसको आप अपने सर के ऊपर लगा भी सकते हैं, उससे वॉश कर सकते हैं, उससे बालों के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। थैंक यू सो मच आप लोगों का कि अपने अपने फोरम्स में रहकर आपने हमारी लोगों की इतनी हेल्प की। अवेयरनेस, अगर आपको बहुत सारी चीज़ें, एक तो अपना ख्याल रखने से तो होती है, और ख्याल आप जब रख रहे होते तो आपका दिल चाहता है कि आप अवेयरनेस हासिल करें इस चीज़ के बारे में, ताकि आपको पता चले। तो हमारा काम आज ये था, हमने आपको अवेयरनेस दी, मशवरे
हमने आपको मशवरे नहीं दिए, अवेयरनेस दी। अब किसके ऊपर क्या लागू होता है, इंसान अपने आप को सबसे बेहतर तरीके से जानता है कि ये जो चीज़ें सारी बताई गई हैं, कौन सी ऐसी है जो आपकी जेब इजाज़त देती है और कौन सी ऐसी है जो आपके ऊपर सूट करती है। अप्लाई करें और फिर बताएगा कि कैसा रहा आज का प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।